हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थवाद और आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है नया टॉपिक है और कई बार एग्जामिनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर करने से पहले जो है आपको एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको मानना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार हो वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा बहुत आराम से। लेकिन अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और आप ये भी सोचते होइएगा कि मेरा तो फाइनल ईयर है, उसके बाद तो मुझे पढ़ना नहीं है, तो आप गलत फहमी में हो। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई जगहों पर जो है अपना दबदबा बना रखा है, इसलिए सोचिए मत। आपके घर में जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये 8th 9th 10th 11th 12th CBSE बोर्ड को कवर करता है, साथ में जो है NIC बोर्ड के 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि ये जो है BA फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक के सारे सिलेबस को कवर करती है आर्ट्स के। तो इसके साथ जुड़ जाने में ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी जुड़ जाइए। जो आपके मोबाइल पर रेड बटन दिख रहा होगा उसको जरूर दबाइए और एक बार घंटी को जरूर बजाइए। चलिए, ये तो आपका काम है। ठीक है, हम जो आप देखेंगे आज जो हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक में जो है पहले तो हम यथार्थवादी करेंगे, उसके बाद हम जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण करेंगे। ठीक है, तो यथार्थवाद होती क्या है? सबसे पहली बात तो यथार्थवाद और आदर्शवाद क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम यथार्थवाद का दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि यथार्थवाद होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधित यथार्थवाद दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो वास्तविकता पर आधारित होती है। ये जो होती है दोस्तों वास्तविकता पर आधारित होती है और वास्तविक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या भी करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करती है। यह दृष्टिकोण जो है मुख्य तत्व सुरक्षा और शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, यानी सुरक्षा और शक्ति के ऊपर डिपेंडेबल होती है। लेकिन बहुत से साइंटिस्टों के अपने विचारधारा है, उसमें जैन H हैस ने कहा था कि अनुमान शक्ति के इस विश्वास के उपज है कि दूसरे सदैव ही उसे समाप्त करने के लिए यत्नशील रहते हैं, इसलिए उसे अपनी रक्षा के लिए दूसरे को समाप्त करने सदैव तैयार रहना चाहिए। तो राजनीतिक में तो यही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार के ही अपना राजनीतिक को करता है, जो है मंशा को सिद्ध करता है। चाहे उसको सांप्रदायिक दंगा करवाना पड़ जाए, चाहे वो सांप्रदायिक कोई भी तरह का कार्य हो। ठीक है, चाहे हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई हो वो भी करवा के सिर्फ अपने जो है कुर्सी के लिए करते हैं। तो इसमें तो यही बात को सदैव रखा है। बहुत साइंटिस्टों का यही विचार है कि ये यत्नशील रहते हैं, इसलिए उनके अपनी रक्षा के लिए दूसरे को समाप्त करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए कि दूसरे को जैसे मर्जी उसको समाप्त कर दो और अपना जो है राज्य दबदबा कर लो। तो यही जो है दृष्टिकोण सबका रहता है। कहते हैं यथार्थवाद विद्वानों का विचार है कि विरोध, झगड़े और शक्ति के संघर्ष हमेशा इसमें चलते रहते हैं, विभिन्न राज्यों के बीच निरंतर चलते ही रहते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून व सरकारों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस कारण जो है कूटनीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बीच निरंतर चलने वाले शक्ति के लिए संघर्ष को रोकना है। यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि शक्ति के लिए संघर्ष तो वास्तविकता है और इस तथ्य को जो है दृष्टिगत करके हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक तरह से नहीं समझ सकते। तो ये बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी भी मान्यता देती है। उसके पश्चात है यथार्थवादी दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक कौन है। देखिए, यथार्थवाद दृष्टिकोण के प्राचीन सिद्धांत है जो 18वीं 19वीं शताब्दी में इसका अस्तित्व में कायम था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह सिद्धांत दूसरे जो महायुद्ध के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ और इसे लोकप्रियता बनने में मैक्स वेबर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ में H.A. कार्ल और द फ्रेडरिक सिमन्स, बहुत से साइंटिस्टों ने अपना जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसको आगे लेके आए। कहते हैं विश्व राजनीति में अमेरिकी की राजनीति में कहा गया था कि दूसरे राज्यों के संबंध में अपनी शक्ति की रक्षा और विकास राज्य का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका का यही विचारधारा रहता है कि जैसे मर्जी हो अपने राज्य के शक्तियों की रक्षा करना और उसका विकास करना ही प्राथमिकता हो, चाहे दूसरे देशों को आप जितना मर्जी शोषण कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यथार्थवादी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा समर्थक जो है हैस जे मार्थन से को माना गया है। राजनीतिक यथार्थवाद पर उनके भाषण और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक राष्ट्र के बीच राजनीति ने तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इस समय ऐसा भी आया है जब कैथरीन वी थॉम्पसन ने अपनी आदि बुद्धिमत्ता अनुभव करने लग गए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध बहुत सारा जो है साहित्य जो मार्ग ग्रंथों और उसके आलोचकों के बीच स्पष्ट और अस्पष्ट वार्तालाप मात्र है। तो कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अनुकूल है, बहुत सी बातें जो है इसके प्रतिकूल है। उसके पश्चात है यथार्थवाद दृष्टिकोण का समर्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा
को कोई महत्व नहीं देते हैं। अतुल इसके विपरीत वे हितों के प्राथमिकता देते हैं। उनका विचार है कि राजनीति की विचारधारा को नहीं, अतुल जो है हितों की जो है प्राथमिकता देते हैं और वे कार्य करते हैं जो उनको हितों में होती है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहती है, किसी के जो काम वही करना चाहिए जो किसी के हित में हो। ठीक है, विचारधारा का प्रयोग तो केवल एक ब्रोकर के रूप में ही किया जाता है। राजनीति यथार्थवाद तो विवेक को राजनीतिक कार्य का जो है मार्गदर्शन मानता है। यथार्थवादी राजनीति के नैतिक महत्व की अलग व्याख्या देते हैं। वे परिणामों को मुख्य रख कर किसी राज्य के नैतिकता और अनैतिकता की परख करते हैं। वो ऐसे नैतिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते हैं तो जो केवल आदर्श और उन्हें जो है व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। उनका विचार है कि इतिहास और अनुभव इस तथ्य का समीक्षा साक्षी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सदैव जो है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता दी गई है और जो भी कार्य राष्ट्रीय हित के लिए मुख्य रखकर किया जाता है वो नैतिक होती है। तो ये तो बात सही है कि जो देश के हित के लिए होता है वो नैतिकता में आती है। इस तरह से जो है राजनीतिक कार्य के परिणाम और जो है प्राथमिकता देती है। इसमें बहुत से राइटरों ने अपने विचारधारा यहाँ पर रखे हैं और सबका यही विचारधारा रहता है कि प्रत्येक वह कार्य जो राष्ट्रीय हितों को मुख्य रखकर किया गया हो उसका उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना ही होता है। देखिए, कोई भी आज जो राजनीति में लोग आपस में जो भी मर्जी कर रहे हों, सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता हासिल करना। चाहे सत्ता वो जैसे मर्जी करके हो, चाहे लोगों को फ्री की लालच दे के किया गया हो, चाहे लोगों को धर्म के प्रति जो है आपस में भड़काया गया हो, चाहे एक धर्म को लेके चलने की बात हो। तो आजकल जो है राजनीतिक में इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, शक्ति प्राप्त करने का तो इच्छा रहती है, लेकिन कहते हैं ना किसी दूसरे के शरीर के ऊपर चढ़ के और जो है पावर को दिखा के जो है शक्ति प्राप्त करना, कभी भी इसको कोई भी ज्ञानी इसको जो है कार्य उचित नहीं मानेगा। तो इसलिए शक्ति प्राप्त कीजिए, लेकिन एक रूल रेगुलेशन से कीजिए जो किसी को हानि न पहुँचे। तो ये यथार्थवाद बिल्कुल ही साफ शब्दों में बताया गया है। उसके पश्चात हमारा है यथार्थवादी दृष्टिकोण के मूल्य धारणाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें मनुष्य जो है पहला यही है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। देखिए, मनुष्य चाहे जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी वो सत्ता में रहता हो, जितना मर्जी उसको जो है अच्छा विचार हो, लेकिन कहते हैं मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। यथार्थवादी दृष्टिकोण की पहली और आधारभूत धारणा है कि व्यक्ति जो है स्वभाव से शरारती और स्वार्थी है और वह प्रत्येक कार्य अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए ही करता है। व्यक्ति यदि दूसरे की भलाई का कार्य करता है तो उसमें उसका स्वार्थ ही छिपा रहता है और इतिहास इस तथ्य का साक्षी भी है। कोई भी व्यक्ति जो होता है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही जो है लोगों को गले लगाता है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी पार्टी का नाम है सब गरीबों के नाम से ही होता है। आखिर गरीबों के नाम से क्यों रखते हैं? जब गरीबों का ही वो शोषण करते हैं। जब भी सरकार आती है रोडों को सजा दिया जाता है, लेकिन जैसे आम लोगों के लिए क्या होता है, आए दिन उन रोडों को उजाड़ दिया जाता है। तो है बनाया गया जनता के लिए, लेकिन जनता को ही तकलीफ होता है। अब किसी भी क्षेत्र में चले जाए, रोड हो चाहे लाइट हो, हर जगह की जो है व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। बेशक सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाती हो कि गांव-गांव हमने बिजली पहुंचा दिया है, लेकिन ये कार्य जो है 10-20 साल पहले भी हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि घर में बैठे हुए कहते हैं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर जो व्यक्ति है बैठे पड़े हैं। तो यही बात जो है साफ क्लियर होती है। उसके बाद है शक्ति की लालसा। राजनीति जो है राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति का विशेष महत्व रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए यत्नशील रहता है और उसकी यह लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती है। आज प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर अपना प्रभुता स्थापित करना चाहता है और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास शक्तिशाली होगा। तो बात तो सही भी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका ने जो है यूएसएसआर को ख़त्म करके अपने आप को सुपर पावर बना लिया। तो कारण यही था कि राजनीतिक में वो अपने आप को दबदबा बनाना चाहता था, तो इसलिए ऐसा किया। तो आज हर जो देश है, हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ही कार्य होता है कि अधिक से अधिक शक्तियों की प्राप्ति किया जाए और उसका फिर प्रयोग किया जाए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के संघर्ष। कहते हैं यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। इतिहास इस तथ्य की साक्षी है। आज विभिन्न राष्ट्र जो है परस्पर मिलकर गुटबंदी करता है और इस तरह वह दूसरे राज्य पर अपना प्रभुता स्थापित करने का भी प्रयत्न करता रहता है। शक्ति के लिए संघर्ष युद्धों को जन्म देता है और विश्व में जो है सच की ओर बढ़ता ही जा रहा है। तो बात तो सही है कि शक्ति के लिए लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और संघर्ष से क्या उत्पन्न होती है, युद्ध। और युद्ध से क्या होती है, प्रथम
विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध और जो है थर्ड भी जो है आने वाला समय में जरूर देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि शक्ति की प्राप्त करने की जो होड़ लगी हुई है उसमें लोग क्या करते हैं, शस्त्रों को इतनी होड़ बढ़ गई है कि आज खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज तो है सिर्फ शस्त्र कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे है सैनिक अनपढ़ सैनिक बनाया जाए, यही विचारधारा लेके आज जो है सारे देश आगे बढ़ रहा है। उसके पश्चात है आत्म सुरक्षा की प्राथमिकता। देखिए आत्म सुरक्षा करना तो जो है ग्रंथों में भी और बड़े बड़े जो है बुकों में भी लिखी गई है बात, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपने अध्ययन में आत्म सुरक्षा को पहल भी देती है और इस दृष्टिकोण का समर्थक का विचार है कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र किसी भी दूसरे राज्य के साथ समझौता कर सकता है, अगर गुट का निर्माण कर सकता है, पहले से बने किसी भी गुट में शामिल हो सकता है। तो आत्म सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो सारे न्याय उचित ही होती हैं, किसी भी राष्ट्र से सहायता प्राप्त कर सकता है आदि। यथार्थवादी दृष्टिकोण का विचार है कि आत्म सुरक्षा को निश्चित बनाए रखे जाने के मुख्य रख कर किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्र हित की पूर्ति करता है। चलिए आत्म सुरक्षा करना तो हर एक व्यक्ति का परम धर्म है, चाहे हर एक राज्य नेता का परम कर्तव्य है कि वो अपने नागरिक को जो है जो सुरक्षा से सुरक्षा प्रदान करे और जिससे वो उनको कोई तरह की प्रॉब्लम न रहे। ये हमारा इतिहास भी गवाह है और हमेशा ऐसा। उसके पश्चात हमारा है दूसरे राष्ट्र पर विश्वास न करना, नो ट्रस्ट टू द अदर नेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधित यथार्थवादी दृष्टिकोण का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र के साथ गठजोड़ अवश्य करने चाहिए, परंतु फिर भी किसी भी राष्ट्र को अपना सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी सुरक्षा किसी भी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के सहारे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो बात सही है कि जो यथार्थवाद के दृष्टिकोण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों यहाँ पर जो है यथार्थवाद दृष्टिकोण की धारणाएं पढ़ रहे हैं कि इन्होंने पहला तो यही बताया था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होती है, ये यथार्थवाद के दृष्टिकोण है। शक्ति की लालसा होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति के लिए संघर्ष हमेशा करता है और आत्मरक्षा की प्राथमिकता होती है। दूसरे राष्ट्र पर विश्वास न करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद 6वां पॉइंट जो यही बात बताता है कि सैन्य योग्यताओं की प्राप्ति। यथार्थवादी दृष्टिकोण मानता है कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्मरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और इसके लिए दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु यथार्थवादी दृष्टिकोण ये भी मानता है कि आत्मसुरक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी योग्यता क्षमताओं में वृद्धि अवश्य करनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैन्य बलों की प्रशिक्षण की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें जो है आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सैन्य बलों की प्रशिक्षण की बात की गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी सरकार हो जो है सैन्य बलों में जो है अच्छे से अच्छे रूल रेगुलेशन को लागू करना चाहिए जो जन कल्याण के लिए भी सही हो। ये नहीं कि आंख बूंद करके हम कोई भी रूल रेगुलेशन को लागू कर दें और इससे क्या हो, देश हित न हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि सैन्य बलों के प्रशिक्षण होना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद शक्ति संतुलन, कूटनीति और संधि आदि का विशेष महत्व होती है। चलिए राजनीतिक में तो ये तो बात रहती ही रहती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए शक्ति के प्रयोग के अतिरिक्त शक्ति संतुलन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और अंतर्राष्ट्रीय संधि जो इंटरनेट ट्रेड जो आदि के महत्व भी स्वीकार करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि शक्ति संतुलन और कूटनीति और विभिन्न राष्ट्रों द्वारा की गई संधि भी शांति स्थापना में विशेष योगदान देता है। तो चलिए कोई भी राष्ट्र जो है कूटनीति का उपयोग तो कर ही सकता है और अपने जो है शक्ति संतुलित करने के लिए हर संभव कोशिश कर सकता है क्योंकि उसका वो परम धर्म होती है। उसके बाद अन्य राष्ट्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंध का विकास। देखिए यथार्थवाद जो दृष्टिकोण है अन्य राष्ट्र पर विश्वास न करने की बात करता है, परंतु इसके अतिरिक्त भी एक दृष्टिकोण से अधिक राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध की स्थापना को वकालत भी करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि इसके साथ राज्य की जो है सुरक्षा की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं मित्रतापूर्ण रहने से कभी कभी कहते हैं हर मित्र जो होता है दुश्मन ही नहीं होता है, तो कभी कभी हमारे लिए हितैषी भी हो सकता है। जैसे भारत के लिए जो है रूस सदैव ही मित्रता का जो है फर्ज निभा रहा है और हमेशा उसको सहयोग किया है, तो हर मित्र जो है दुश्मन नहीं हो जाता है। राज्य के संयुक्त प्रयत्नों का विकास होता है, तो इससे क्या होता है काफ़ी जो है देश आगे प्रगति करती है और देश के पास जो है सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलती भी है। उसके पश्चात है कि
राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। देखिए राष्ट्रीय हित जो हमेशा बदलते रहते हैं, ये भी यथार्थवाद की जो है सत्य कथन है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक का विचार है कि प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित समय, स्थान, स्थिति के जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्र हितों के बदलने में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण मानता है कि किसी भी राष्ट्र को अपनी जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के पीछे नहीं हटना चाहिए और इसके लिए वो प्रत्येक विधि अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि न्याय संगत हो। उसके बाद है देखिए, क्या हम इस सारे बातों को पढ़ने के बाद जो है इसकी धारणाएं यही निकाल सकते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण सत्य ही यथार्थवादी है। इस दृष्टिकोण का जो है समर्थक जो है राष्ट्रीय हितों के पहल देते हैं और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह आदर्श की अपेक्षा वास्तविकता को अधिक महत्व देती है। दूसरा जो है, दूसरे महायुद्ध के पश्चात दो महान शक्ति जो थी, टू पावर्स ब्लॉक्स की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, के मध्य जो शक्ति के लिए संघर्ष और शीत युद्ध का आरंभ हुआ, परमाणु हथियार का जो प्रसार हुआ, सैनिक समझौते यानी पावर अलायंस आदि यथार्थवाद दृष्टिकोण का वास्तविकता के प्रमाण थे। प्रत्येक छोटा बड़ा राष्ट्र अपनी सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए प्रत्येक संबद्ध प्रयत्न कर रहा है तथा कई बार वह राष्ट्र की मजबूती तथा सुरक्षा के नाम पर अपनी घरेलू आवश्यकताओं को भी नज़रअंदाज कर देता है, जो कि कदाचित उचित नहीं है। सबसे पहले हमें घर को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम अंतर्राष्ट्रीय में हथियारों की होड़ लगा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज घरेलू नीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्राथमिकता दी जा रही है तथा यह एक यथार्थवाद दृष्टिकोण का उचित प्रमाण भी है। तो ये बात तो यथार्थवाद ही कर सकता है, क्योंकि यथार्थवाद के ही जो है दृष्टिकोण से ये संभव हो सकता है। उसके बाद है यथार्थवाद दृष्टिकोण के मुख्य विशेषता। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि यथार्थवाद पर आधारित। देखिए यथार्थवाद जो है पर आधारित है। यथार्थवाद, जैसे कि यथार्थवादी दृष्टिकोण के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह यथार्थवाद अर्थात वास्तविकता पर आधारित दृष्टिकोण है। जो सच्चा है उसी पर आधारित होती है। वास्तविकता संदर्भ में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करता है और इस दृष्टिकोण समर्थन का विचार है कि विश्व के विभिन्न देशों के हितों में विरोध होता है और इस कारण जो है उनमें सदैव जो है टकराव की स्थिति बनी रहती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र के हितों की केवल रक्षा ही नहीं करना चाहता है, अतुल वह अपने राष्ट्रीय हितों का अधिकतम विकास भी करना चाहता है और इसलिए वह विश्व में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहता है। यह कुछ भी ऐसा सच्चाई है जिसे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यह सभी यथार्थवादी दृष्टिकोण का मूल्य विषय वस्तु बन जाती है। उसके पश्चात है दुश्मनी, विवाद और शक्ति के लिए संघर्ष प्राकृतिक है। देखिए कहते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण मानता है कि जो राष्ट्रीय भाईचारे में दुश्मनी जो होती है, विवाद होती है और शक्ति के लिए संघर्ष प्राकृतिक है और यह निरंतर चलते ही रहते हैं। उनका विचार है कि इसके उपज ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक है। यदि विवाद, दुश्मनी और शक्ति के लिए संघर्ष आदि नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। वास्तविकता तो यही है कि जहाँ भी हितों में विरोधी होगा वहाँ टकराव अवश्य ही पैदा होगा और यह विरोधी और टकराव के संघर्ष को जन्म देता है और इसमें ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पैदा होती है। प्रसिद्ध विद्वान जो है मार्थ गोल्थ ने यह बात साफ शब्दों में कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के बीच शक्ति और उसके प्रयोग के लिए सदैव संघर्ष है। उसके बाद था कूटनीति का महत्व। कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द डिप्लोमेसी। यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि दुश्मनी, विवाद और शक्ति के लिए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्राकृतिक तत्व है और इस कारण यह निरंतर चलते ही रहते हैं। उनका विचार है कि इसी कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या विभिन्न राष्ट्र के सरकारों द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अतः इनका समाधान केवल कूटनीति द्वारा ही किया जा सकता है। देखिए बहुत से युद्ध जो थे कूटनीति से लड़ी गई थी और कूटनीति से इसलिए तब लड़ी गई थी जबकि उनके सैनिक जो थे शिक्षित थे और उनके सैनिक में अच्छे प्रशिक्षण थे। विदाउट जो है पढ़े लिखे जो है सैनिक कभी भी अच्छे सैनिक नहीं बन सकते। ये हर एक राष्ट्र को, हर एक जो है शासक को समझना चाहिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही एक अच्छा सैनिक बन सकता है। बाहुबली से हम नहीं युद्ध जीते जा सकते हैं। इसमें बाबर भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। बाबर के पास सिर्फ जो है 60,000 सैनिक थे और जो इब्राहिम लोदी था उसको 2 लाख सैनिक थे। लेकिन कहते हैं इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वो अशिक्षित थे, उनको नॉलेज नहीं था और सारे के सारे कई राजाओं से मिलके बने हुए थे। लेकिन बाबर जो था एक ही सैनिक रखा हुआ था और उसको प्रशिक्षण खुद करता था और इसका जो परिणाम है पानीपत की परिणाम से आपको अवगत अवश्य ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी सरकारों को डिप्लोमेसी नीति को अपनाना चाहिए, लेकिन जो है सैनिकों को जो है प्रशिक्षण पूरी देनी चाहिए। कहते हैं उनका विचार है कि दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बीच निरंतर चलने रहने वाले शक्ति संघर्ष और विवाद आदि को
रोकना है। प्रत्येक देश के अपनी जो है कूटनीति प्रतिनिधि होते हैं जो निरंतर इस विवादों की उलझने के लिए यत्नशील रहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति को विशेष महत्व दिया गया है। चलिए, कूटनीति जो है राजनीति का एक सच्चा विचारधारा है, इसको है जो राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद विचारधाराओं का विशेष महत्व नहीं है। यथावि दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा विचारधाराओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, यथावि इसके मुकाबले में उनके द्वारा हितों को महत्व दिया जाता है। उनका विचार है कि राजनीतिक विचारधारा को नहीं अतुल हितों की प्राथमिकता देते हैं और वह कार्य करते हैं जो उनके हितों में होते हैं। विचारधारा का प्रयोग तो केवल एक जो है वोके के रूप में अपने विचारों को औचित्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उनका विचार है कि कई बार स्थिति को मुख्य रखते हुए विचारधारा का निर्माण किया जाता है और विचारधाराओं को आधार बनाकर अपने विचार या हित का औचित्य प्रकट भी किया जाता है। इसका एक ही कारण होता है कि यथार्थ में मानते भी हैं कि जो भी आपके हितों में है वही उचित है और ठीक भी है। विचारधारा उसके साथ मेल रखती है या नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि वही उचित है जो ठीक है, जो आपके हित में है। जो चीज़ आपके हित में नहीं वो चीज़ कभी ठीक नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ये विचारधारा जो है राजनीतिक में ही सफल हो सकती है, वास्तविक जीवन में सफल होना इसको संभव नहीं है। उसके है वास्तविकता और नैतिकता के बीच घनिष्ठ संबंध। कहते हैं यथार्थवाद दृष्टिकोण को समर्थक वास्तविकता और नैतिकता के बीच घनिष्ठ संबंधों का स्वीकार करते हैं, परंतु वो नैतिक की एक अलग व्याख्या ही देते हैं। वो परिणामों को मुख्य रखकर किसी कार्य को नैतिकता और अनैतिकता की पहचान करते हैं। वो ऐसे नैतिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते हैं जो केवल आदर्श है और उन्हें जिन्हें व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। उसका विचार है कि इतिहास और अनुभव इस तथ्य का साक्षी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सदैव जो है राष्ट्रीय हितों के प्राथमिकता दी गई है और जो भी कार्य राष्ट्रीय हितों के मुख्य रखकर किया जाता है वो नैतिक है। इस तरह जो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी नैतिक है। इस तरह जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक परिणामों को प्राथमिकता देते हैं और परिणामों के आधार पर ही कार्य को जो है औचित्य और अनुचित्य में की पहचान भी करते हैं। उसके पश्चात तर्क पर आधारित दृष्टिकोण। देखिए, राजनीति में जो होता है इसकी विशेषता भी होती है कि तर्क पर आधारित दृष्टिकोण होती है। यथार्थ दृष्टिकोण में अंधेरे में तीर नहीं चलाया जाता, अतुल यह तर्क पर आधारित दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण विभिन्न घटनाओं और तथ्यों के वास्तविक स्वरूपों का अध्ययन के बाद तर्क के आधार पर निष्कर्षित निकलता है। उनका विचार है कि यदि कोई वाद तर्कहीन अध्ययन का नहीं अतुल तर्क पर आधारित विश्लेषण के बाद स्थापित किया जाता है और फिर भी उसे एक मान्य सिद्धांत के रूप में मान्यता मिलती है तो तर्क रहित ज्ञान तो थोथला ज्ञान है, क्योंकि ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है और ऐसे ज्ञान की कोई उपयोगिता भी नहीं होती है। किसी भी घटना को घटने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं और उन सभी कारणों का दोहरा तर्कशील विश्लेषण करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आप इसको तर्कहीन नहीं कर सकते। कोई विश्लेषण कीजिएगा तभी जो है उसका सही और वास्तविक अर्थ सामने आएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय हितों का महत्व। कहते हैं यथार्थवाद दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों के अध्ययन को विशेष महत्व देते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जो है हॉर्स जे मार्थगोन के अनुसार राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी है और इसे केवल शक्ति के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। उनका विचार है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सदैव यत्नशील रहता है, परंतु राष्ट्रीय हितों की रक्षा शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्र उन राष्ट्रों के साथ अपने संबंध बनाता है जिनके साथ संबंध स्थापित करने में उनकी जो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है। विभिन्न राज्य आपस में जो है आर्थिक, सैन्य और संस्कृति आदि समझौता करते हैं जिनका मुख्य आधार जो होती है विभिन्न राष्ट्र के आर्थिक हितों की पूर्ति होती है। यथार्थवाद दृष्टिकोण का मत है कि राष्ट्रीय हित विभिन्न राज्यों की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण निर्माण तत्व होती है। इसमें भावनात्मक मान्यताओं और नैतिक सिद्धांत आदि का कोई महत्व नहीं होती। तो राजनीति में तो ये बात सच्चाई है कि जो है यहाँ पर जो है भावनाओं का और नैतिकता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आपने देखा ही होगा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी मंत्री की या कोई अपने खत्म मर जाते हैं या किसी कारणवश उनके दुर्घटना घट जाता है तो क्या करते हैं, उस पर भी राजनीति करके अपना सत्ता हथियाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। आपने फिल्म में भी देखे होंगे और इसको समझे होंगे। तो क्लियर जो है वो किसी भावनाओं और किसी नैतिकता का जो है महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये जो है गलत है, ये आप भी मानते हो और ये जो है समाज भी इस बात को जो है मान्यता देती है।
उसके पश्चात मनुष्य के वास्तविक स्वभाव का अध्ययन। देखिए, यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक मनुष्य के स्वभाव के स्वाभाविक स्वरूपों के अपेक्षा उसके वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य स्वभाव से जंगली और स्वार्थी है और वह प्रत्येक कार्य अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए ही करता है। उनका विचार है कि जब तक व्यक्ति को स्वार्थी हितों की पूर्ति होती रहती है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, परंतु जब उसके स्वार्थी हितों की पूर्ति हो जाती है तो वो अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा राजनीतिक सही में कारण है, आप देखते ही होगी कि आए दिन जो होते हैं, जो व्यक्ति दल बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी अब देखते हैं कि वो पार्टी जीत रहा है तो उस पार्टी के पास चले जाते हैं, और जो कभी दिखते हैं कि ये पार्टी जीत रहा है तो उस पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाती है स्वार्थी पूर्ति का ही होती है, परंतु जब उनके स्वार्थ हितों की पूर्ति हो जाती है तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, और जो 10 साल से जो उनके साथी होते हैं उनके हाथ तो ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे कभी उन्होंने देखा तक भी नहीं उनको। तो चलिए, राजनीतिक है, लेकिन कहते हैं राजनीतिक में भी कुछ मर्यादा होना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लोग हर कोई कहता है कि राजनीति गंदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक से ही हमारे बहुत से ऐसे देशभक्त भी आए हैं जिन्होंने देश को उद्धार के लिए हर संभव कोशिश भी किया है। तो एक बात तो सही है ना, कुछ लोगों के गलतफहमी, गलत कामों की वजह से पूरा राजनीतिक खराब हो जाता है। चलिए, ये बात तो उनके जगह पे ठीक है जो करते हैं ऐसा। कहते हैं मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध के लिए आवश्यक ही जबकि इन चारों में से पहले 2 मनुष्य के शस्त्र हैं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी प्राप्त कर सकता है, जबकि धन और रोटी मनुष्य को शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भी हो, इसमें मार्गोथो ने ये बात साफ कहा था कि यथार्थवाद दृष्टिकोण यथार्थवाद इसलिए है कि यह मानव स्वभाव को उसके वास्तविक स्वरूपों में दिखता है। वास्तविक रूप में व्यक्ति शक्ति का भूख है, और शक्ति की भूख ही उनसे स्वार्थ बना देती है, और स्वार्थ की पूर्ति युद्धों को जन्म देती है। ये बात तो इतिहास साक्षी है कि जब इंसानों के स्वार्थ सिद्ध करना है, उसने क्या किया है, जन को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। उसके पश्चात हमारा है नैतिक सिद्धांत पर राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। कहते हैं यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक राष्ट्रीय हितों को नैतिक पर प्राथमिकता देते हैं। उनका विचार है कि यदि नैतिक सिद्धांत राज्य के विकास के मार्ग में रुकावट बनते हैं तो नैतिक सिद्धांतों को मान्यता देना तथा मानना व्यर्थ होगा। यथार्थवादी का मत है कि किसी राज्य के विचारात्मक तथ्य या उनके नैतिक सिद्धांत उस सीमा तक ही ठीक है जहां तक वो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के है राष्ट्रीय हितों की रक्षा तथा उनका विकास करना होता है। तो ये बात तो कहीं हद तक उचित भी है, और सब व्यक्ति इसके समर्थन भी करेंगे। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन प्रबल। देखिए, यथार्थवाद दृष्टिकोण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन पर भी अधिक बल दिया गया है, क्योंकि 1945 ईस्वी के पश्चात एशिया, अफ्रीका तथा लातीन अमेरिका के अनेक देश स्वतंत्र हुए थे। इन नए स्वतंत्र देशों के में से कुछ देश द्वारा सोवियत संघ तथा दूसरा अमेरिका गुट से संबंध स्थापित कर लिए थे, परंतु अनेकों देशों द्वारा गुट निरपेक्ष रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयत्न भी किए गए थे। उनका यह दृष्टिकोण पूर्णतः यथार्थ पर आधारित था तथा इस दृष्टिकोण ने प्रमाणित किया ताकि विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्राथमिकता देते हैं। तो ये बात तो साफ है कि आपको पता है कि उस समय जब 1945 में थी वो एक सोवियत गुट बनी थी और एक अमेरिकी गुट बनी थी, लेकिन साथ में साथ एक नॉन एग्रीमेंट भी बनाया गया था जिसका सदस्य आज वर्तमान समय में 125 देश है। तो कह सकते गुट निरपेक्ष का मतलब यही था कि हम किसी देश में सम्मिलित ना होकर हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे और अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखेंगे। ठीक है, नॉन एग्रीमेंट का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हम ना तो अमेरिका ब्लॉक में जाएंगे ना हम सोवियत ब्लॉक में जाएंगे, हम दोनों का ही फायदा उठाएंगे और अपने आप को सार्थक करेंगे। इसमें भारत अग्रसर है। भारत ना अमेरिका का सहयोग देता है ना ही यूएसएसआर को देता है। उसका विचारधारा है कि दोनों का फायदा उठाना ही एक नॉन एग्रीमेंट का यानी गुट निरपेक्ष का परम उद्देश्य है। विश्व रंगमंच पर राज्य की अति आवश्यकता। देखिए, कहा जाता है कि यथार्थवाद सिद्धांत वास्तविकता आधारित है और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वास्तविक सच्चाई को उजागर करने का यत्न भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विश्व राजनीति के प्रसंग में यथार्थवाद राज्यों को अति आवश्यक पात्र मानता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य पात्र राज्य है। यथार्थवादी विचार
विचारक जो है मानते हैं कि विभिन्न राज्य के हितों में विरोध होना स्वाभाविक सी बात है, जबकि यह शासकों और नीतिवानों को समझदारी पर निर्भर करता है कि वो विरोध के होते हुए भी अपने राज्यों को शक्तिशाली और प्रमुख राज्य बना सकते हैं। यथार्थवाद मानते हैं कि प्रत्येक राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी जो है राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार करना आवश्यक है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यों को वह सभी यत्न करने चाहिए जो है राष्ट्रीय शक्ति को प्रसार के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि आज प्रत्येक राष्ट्र अधिकतम जो है राष्ट्रीय शक्ति इकट्ठी करने के लिए यत्नशील रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का जो है यथार्थवादी सिद्धांत हवा में बात नहीं करता है, अतुल यह वास्तविकता के बहुत निकट है और अधिक राष्ट्रीय शक्ति इकट्ठी करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना राज्य का अस्तित्व ही कायम नहीं रह सकता। अगर हम देखें, अगर हम इसका निष्कर्ष भी निकालें तो हम साफ शब्दों में इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि यथार्थवाद दृष्टिकोण को यथार्थ पर आधारित है। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है यथार्थवाद पर आधारित है तथा वास्तविकता के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की व्याख्या करता भी है। यह सिद्धांत जो है आदर्शवाद के कोई महत्व नहीं देता है, बल्कि वह सिद्धांत तर्क पर आधारित है। यथार्थवाद जो होती है हमेशा जो है सिद्धांत तर्क पर ही आधारित होती है तथा राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सिद्धांतों तथा विचारधारा का प्रवाह नहीं करता है, बल्कि अपने हितों की पूर्ति के लिए नैतिक सिद्धांत पर राष्ट्रीय हितों को जो है प्राथमिकता देता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है मार्गार्थो यथार्थवादी सिद्धांत। मार्गार्थो का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी उसने बहुत दिए थे। ये सिद्धांत जो थे काफ़ी राजनीति में महत्व भी रखता है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य समर्थक हर्ष जे मार्गार्थो थे। ठीक है, उनका मानना था, उनके मानने वाले बहुत से थे जिन्होंने यथार्थवाद और मार्गो समानार्थक है। इसी पर जो है गैंथो बी थर्मसन आदि विद्वान तो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ संबंध बहुत कुछ मार्गार्थो और उसके आलोचकों के बीच स्पष्ट और अस्पष्ट वार्तालाप पात्र है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और मार्गार्थो द्वारा केंद्र बिंदु बनाया गया है। उनका विचार कि जैसे जो राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, इसी तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र अधिकतम शक्ति की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र यह अनुभव करता है कि वह शक्ति के प्रयोग द्वारा अन्य राष्ट्र को अपनी इच्छा मनवा सकता है और अपने हितों की जो है पूर्ति भी कर सकता है। मार्गार्थो का यथार्थवादी सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सिद्धांत उसने 6 सिद्धांत दिए थे, यानी 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिशियन रियलिज्म। ठीक है, ये सिद्धांत जो है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें जो है पहला सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत यही कहता है कि मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानून। देखिए, मार्गार्थो के राजनीतिक यथार्थवाद के पहले सिद्धांत का पहला नियम यह है कि राजनीतिक आम समाज की तरह ही उन वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा संचालित होती है जिनके जरिए मानव स्वभाव में है। इसलिए इन कानूनों को समझना आवश्यक है ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए यथार्थ जो सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। यह नियम जिसके आधार पर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन चलाता है और जो है चिरस्थायी है। इसका कारण व्यक्ति उसमें जो है छुटकारा नहीं पा सकता है, और इस सिद्धांतों के आधार पर ही वो तैयार किए गए कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए समझ में हमारी सहायता भी कर सकता है। उसके बाद था कि मानव संबंधों के तथ्य। मानव स्वभाव के वस्तु कानूनों को जानने के लिए मानव जो है संबंधों को भूत के जो तथ्य पर विश्लेषण करना आवश्यक होता है। मानव स्वभाव बहुत सीमा तक एक जैसा ही रहता है, और जो है क्योंकि राजनीति के कानून मानव स्वभाव पर आधारित होती है, इसलिए इसमें अधिक परिवर्तन नहीं आता है। इस कारण मानव स्वभाव के जो है वस्तुनिष्ठ कानून को जान कर हम राजनीति को ठीक तरह से समझ सकते हैं। इसके आधार पर हम राजनीति के तर्क संग सिद्धांत का निर्माण भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो मार्गार्थो के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक का जो है मार्गदर्शन कुछ वस्तुनिष्ठ कानून करते हैं जिनके जरिए मानव स्वभाव में है, और इस जो है वस्तुनिष्ठ कानूनों को समझने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। इन वस्तुनिष्ठ कानूनों को जानने के लिए मानवीय जो है संबंधों के इतिहास को जानना भी बहुत आवश्यक है, और इस तरह करने से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रयोग सिद्ध और तर्क शक्सित सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हैं। उसके पश्चात है दूसरा सिद्धांत। इसमें यही बात कहा गया कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित होती है। मार्गार्थो के राजनीतिक यथार्थ के दूसरे सिद्धांत के अनुसार शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्गदर्शन भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के मुख्य रखकर कार्य करता है, और यदि यथार्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो है गृह राजनीतिक से भी अलग रहता है।
उसके बाद है राष्ट्रीय हितों के राष्ट्रीय शक्ति द्वारा ही सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जो है शक्ति के प्रयोग द्वारा ही करता है। इसी कारण कमजोर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए असमर्थ होते हैं और इतिहासकार इसका समर्थन भी करते हैं। इसी कारण विभिन्न विद्वान राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माने जाते हैं। विदेशी नीति से निर्माता भी शक्ति को जो है राजनीति का केंद्र मानते हैं और इसके आधार पर ही जो है विदेश नीति का निर्माण भी करते हैं। उसके पश्चात है उद्देश्यों का कम महत्व। मार्गार्थों के अनुसार यदि हम राजनीतिक नेताओं के उद्देश्यों को मुख्य रखकर ही किसी देश की विदेश नीति को समझने का यत्न करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य सदैव धोखा देता है, ठीक है, और कई बार उसे उद्देश्य गलत नीति का जन्म भी देता है। उदाहरण जो है निवलेस चेरवेलेन कि दृष्टिकोण नीति के उद्देश्य शांति, सुरक्षा और प्रसन्नता की प्राप्ति था, जबकि वास्तव में उसकी यह नीति दूसरे महायुद्ध का कारण भी बनी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल की नीति, जो कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति पर आधारित थी, अधिक सफल रही थी। इस कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उद्देश्य को नहीं अतुल का जो है कालगुजारी को प्राथमिकता दी जाती है। तो बात सही भी है कि आप क्या रखते हो लोगों के सामने विचारधारा, इसकी मान्यता नहीं दी जाती है। आप क्या करते हो इस चीज़ को मान्यता यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद विचारधाराओं के कम महत्व। राजनीतिक यथार्थवाद विचारधाराओं को विदेश नीति का आधार नहीं मानता है, क्योंकि विचारधारा का प्रयोग कई बार जो है राष्ट्र शक्ति के लिए किए गए कार्यों को ढांपने के लिए भी धुएं के चादर के रूप में कार्य करता है। भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन के बीच विरोधी विचारधारा को नहीं अतुल हितों का विरोध था। इसी तरह जो है भूतपूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चलता शीत युद्ध भी दोनों देशों के हितों का टकराव था। अंततः इस कारण हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है विचारधारा के महत्व में से अंतर्राष्ट्रीय हितों का महत्व अधिक है। उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत है यथार्थवाद का, इसमें है हितों की परिवर्तनशीलता। हमने पीछे पढ़ा भी है कि प्रत्येक राष्ट्र सदैव अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का जो है प्राथमिकता देता है और राष्ट्र की नीति जो राजनीतिक सिद्धांतों को प्रभावित भी करता है। परंतु जो है राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं और समय तथा स्थिरता के अनुसार ये बदलते ही रहते हैं। इस कारण इसका जो है निरंतर जो है मूल्यांकन करते रहना चाहिए और हितों के बदलने के साथ ही साथ राज्य की नीति के कार्य भी बदलाव आता रहता है। तो ये जो है तो इसका तीसरा सिद्धांत है। इसी तरह जो है प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति में भी परिवर्तन आता रहता है। उदाहरण जो है 1962 ईस्वी में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिस कारण भारत की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। परंतु इसके बाद जो है 1965 और 1971 के जो युद्धों में भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध मिली सफलता ने भारत की शक्ति में काफ़ी वृद्धि भी कर दी। इसके बाद है 1974 और 1998 इसमें भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटक भारत द्वारा किए गए औद्योगिक और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई और आज अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा भारत के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। आज भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का दावेदारी भी है और अनेक देश भारत से इस दावे का समर्थन भी करता है। उसके पश्चात है राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर मूल्यांकन। कहते हमने ऊपर पढ़ा भी है कि राष्ट्र की शक्ति और जो राष्ट्रीय हितों में परिवर्तनशील का गुण होता है। इसके पश्चात हमारा है राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर मूल्यांकन होना। देखिए हमने ऊपर पढ़ा भी है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हितों में परिवर्तनशीलता का गुण होता है और इस तरह यह बदलते रहते हैं। इसलिए शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक विश्लेषण के लिए समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए और राजनीतिक यथार्थवाद जो है राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने पर बल देना चाहिए। ठीक है, और मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए जो है राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पर निरंतर ही मूल्यांकन होता रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि सिद्धांत जो है हमेशा सटीक और इम्पोर्टेंट बनी रहती है। उसके पश्चात हमारा चौथा सिद्धांत है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। देखिए इसमें अमूर्त नैतिक सिद्धांत जो है राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक सिद्धांतों को महत्व को स्वीकार करता है, परंतु उसका यह जो दृढ़ विश्वास है कि अमूर्त और सभी को नियम बंद करने के रूप में उन्हें राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। किसी भी जो है राजनीति जो है कार्य को जो है सैन्य महत्व संबंधित कोई विवाद ही नहीं है, परंतु जब तक समय, स्थान तथा स्थिति को सामने रख कर उसमें परिवर्तन नहीं कर लिया जाता तब तक उसका जो है राज्य के कार्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद मानता है कि राज्य से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो व्यक्तियों की तरह ही नैतिक सिद्धांतों का पालन करेगा। वह व्यक्ति तो
कह सकता है कि भले ही हमारा सारा संसार तबाह हो जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए। ये तो हर देश का जो है यही जो है प्रलाप रहती है। लेस जस्टिस बी डन इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अ क्राइसिस। यानी परंतु राज्य ये नहीं कह सकता है, क्योंकि राज्य दूसरे के हितों अर्थात जो है राष्ट्रीय हितों के बलिदान नहीं कर सकता है। राजनीति शास्त्र नहीं है और शासक जो है सदाचारी नहीं होते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य जो होते हैं राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है विवेकपूर्ण ही मार्गदर्शकता हो सकता है। कहते हैं फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीति यथार्थवाद नैतिक मूल्य में पूरी तरह से वंचित हो। ठीक है, यानी वंचित रहे। यह राज्य के कार्य पर नैतिक सिद्धांतों के प्रभाव को मानता है और इसी कारण इसकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन विश्लेषण करता है। परंतु ऐसा करते समय विवेक से काम लेना चाहिए। मार्गाथो ने साफ शब्दों में ये बात क्लियर कहा था कि विवेक के बिना यथार्थ किसी भी नैतिक कार्य को राजनीतिक परिणाम पर ध्यान दिए बिना जो है राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती। यथार्थवाद को विवेक और राजनीतिक कार्य के जो है वैकल्पिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए सर्वोत्तम गुण मानता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के सिद्धांत स्थिति के अनुसार ही माने जाते हैं। तो चलिए कहीं हद तक जो है बात सही भी है और इस बात का समर्थन जो है हर एक राजनीतिक शास्त्र जरूर राजनीतिक जो व्यक्ति है वो जरूर करता होगा। उसके पश्चात जो है हमारा है पांचवा सिद्धांत, ये भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, राजनीतिक के लिए यानी यथार्थवाद के लिए राष्ट्र की नैतिक इच्छाओं और सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांत में अंतर क्या होती है। कहते हैं राजनीतिक यथार्थवाद किसी राज्य के नैतिक इच्छाओं और सारे संसार पर लागू होने वाले नैतिक कानूनों को एक सामान्य मानने से इनकार करता है। वो यह भी स्वीकार करने से इनकार करता है कि किसी राज्य के जो है राष्ट्रीय हित या नीतियाँ सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांत का ही प्रतिबिंब होती है। यानी प्रत्येक अपने जो है राष्ट्रीय हितों को ही ऐसे ही सिद्धांतों के आड़ में छिपाने का यत्न करता है। राष्ट्रीय जो है नीतियों को नैतिक सिद्धांतों का ही वास्तविक अभिव्यक्ति मानना है, न केवल भ्रम में डालता है, अतुल यह राजनीति के लिए भी खतरनाक भी हो सकता है। उसके बाद है राष्ट्र सदैव जो है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए यत्न करते हैं, न कि नैतिक सिद्धांतों को। राष्ट्र सदैव अपने जो है राष्ट्रीय हितों को न कि नैतिक सिद्धांतों की सुरक्षा बनाने का यत्न करते हैं और वे अपना जो है प्रत्येक कार्य इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करते हैं। उनका कार्य सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और इस कारण किसी भी राष्ट्र की नीति को सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांत के साथ मिलाने का यत्न नहीं करना चाहिए। राष्ट्र केवल दिखावा मात्र के लिए ही नैतिक सिद्धांतों को मानते हैं, जबकि यह वास्तविकता नहीं होती है। राष्ट्र के नैतिक के वास्तविक स्वरूप को केवल राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के परिश्रम में ही समझा जा सकता है। यानी जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक जो है राष्ट्रीय हितों को समझना शायद आपके लिए भी संभव न हो। उसके पश्चात जो है हमारा छठा सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत है, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वामित्वता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि ऊपर लिखित 5 सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद का राजनीतिक जो है मामलों के प्रति अपना वैधिकता और नैतिक दृष्टिकोण है। वैधिक रूप से राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र के जो है स्वायत्तता को स्थापित करता है। यह राजनीतिक यथार्थवाद सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के बारे में सोचता है। जैसे एक जो है अर्थशास्त्री जो है पुष्टि करता है कि एक नैतिकतावाद अपने कार्य को जो है पुष्टि नैतिक नियमों के अनुसार करता है। इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी राजनीतिक यथार्थवाद न तो यथार्थवादी न ही कानून और न ही नैतिकवादी दृष्टिकोण है। इसका संबंध तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों के साथ है और इस तरह इसका मानना अलग विषय वस्तु भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सारे बात जो है सिद्धांत जो है राजनीति पर आधारित है और इनके जो 6 सिद्धांत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम इन सबको करने के बाद 6 नीतियाँ जानने के बाद 6 सिद्धांत जानने के बाद हमने क्या जाना, इसे हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि पहला तो यही बात कहेंगे कि राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्र के बीच शक्ति के लिए संघर्ष मानता है, जिसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए सदैव यत्नशील रहता है। दूसरी बात ये भी कहता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए तर्कसंगत है और यथार्थवादी सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है और इसलिए वह शक्ति के रूप में परिभाषित हितों की धारणा का ऐसा मील पत्थर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्र की सभी नीतियों और कार्यों को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए सहायक भी सिद्ध होता है।
और तीसरा पॉइंट ये भी बताता है इसके निष्कर्ष में कि यह राजनीतिक नीतियों के तत्व और उसके परिणामों के अध्ययन पर अधिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उद्देश्यों को कम महत्व देता है। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट यही बात कहता है निष्कर्ष में कि यह राज्यों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से इनकार करता है और बदले में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नीतियों और तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए विवेकों का प्रयोग करने पर अधिक बल देता है। उसके बाद जो है पांचवा सिद्धांत यही कहता है, जो इसका निष्कर्ष में आता है, राजनीतिक यथार्थवाद विश्वास करता है कि प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति नैतिक सिद्धांत पर नहीं अतुल राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, जो कि बहुत जरूरी भी है। हमें नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं रखना चाहिए। हमारा जो है बल हमेशा सदैव जो है कि राष्ट्र हितों पर आधारित होनी चाहिए। नैतिक नियमों का प्रयोग तो राष्ट्र हितों के उद्देश्य को छिपाने के लिए पर्दे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा जो 6वां पॉइंट यही कहता है कि अंत में राजनीतिक यथार्थवाद शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्र हितों का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शर्तों उस विषय के रूप में वकालत भी करता है। उसके बाद लास्ट जो इसका है 7वां पॉइंट, जो डायरेक्ट ये बात कहता है कि शांति की स्थापना के लिए मार्गदर्शकों ने जो है कूटनीति के शक्तिशाली साधन स्वीकार भी करता है। चलिए सारे बात से तो ये बात हमें साफ समझ में आ गया है। 6 सिद्धांतों के पढ़ने के बाद एक बात तो साफ क्लियर हो गया है कि शांति के लिए स्थापना के लिए अगर आपको राजनीतिक कूटनीति की भी करना पड़ जाए तो वो भी जो है देश कल्याण के लिए और देश हित के लिए आवश्यक माना जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद दृष्टिकोण की आलोचना। देखिए मार्गदर्शक के यथार्थवाद सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत से लोगों ने जो है इसके गलत भी कहा है, बहुत से लोगों ने इसको सही भी कहा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो जानेंगे आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। इसमें आलोचना में तो पहली बात यही आता है कि शक्ति पर अधिक बल है। देखिए यथार्थवाद में जो आलोचक ने ये बात साफ कहा था कि यथार्थवादी जो है सिद्धांतों के समर्थक द्वारा शक्ति की धारणा पर आधारित है जिसे अधिक बल दिया गया है और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ डिफेंस इन द टर्म ऑफ पावर माना गया है, जो पूरे तरह से ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व है, परंतु केवल इन दोनों तत्वों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानकर चलना तर्कसंगत भी नहीं है। शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय अनेक तत्व है जिनके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना विशेष महत्व रखता है, जबकि मार्गदर्शकों द्वारा उन तत्वों के महत्व को पूरी तरह से अपेक्षा भी की गई है। उसके बाद है न तो पुण्यता स्वभाववाद और पुण्य तर्कसंगत। कहते हैं मार्गदर्शकों का दृष्टिकोण न तो पुण्यता अनुभववादी है और न ही पुण्य तर्कसंगत ही प्रतीत होती है। चलिए बहुत से विचारकों का तो ये अपना मानना है, बट मार्गदर्शक मानता है कि मनुष्य की तरह ही राष्ट्र की भी सदैव शक्ति प्राप्त करने और दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की जो है दौड़ में लगे रहते हैं, जबकि उसकी इस धारणा की उचित परख नहीं की जा सकती है, न ही इन संबंध में कोई प्रयोग भी किया जा सकता है। उसका तर्क भी सीमित है। यह मानना कि नीति पूरी तरह से तर्कसंगत होनी चाहिए भी गैर संगत है। कोई भी तर्कसंगत सिद्धांतों के महत्व की अपेक्षा नहीं कर सकता है, परंतु फिर भी हम नीति निर्माण में अविवेक तत्व की भूमिका का जो है अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके बाद है जो है मूल्य के महत्व को अवलोकन की गई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल्य को जो है महत्व को पूरी तरह से अवहेलना करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष ही नहीं, इसे सहयोग, विवाद और शांतिपूर्वक निपटाने और न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था की स्थापना आदि तत्व का अपना जो है महत्व देता है। कई विद्वान द्वारा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना आदि तत्व को सिद्धांतों का प्रचार भी किया गया है। बहुत से विद्वान ने इसके बहुत से जो है विचारधारा रखे हैं, लेकिन कहते हैं कि कई विद्वान द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना आदि तत्वों को अपनाकर किया गया है और कई विद्वान तो अंतर्राष्ट्रीयवाद को जियो और जीने दो आदि शब्द में सिद्धांतों का प्रचार भी किया है और इन्हें विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक माना है, परंतु यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा ऐसे मूल्य को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस तरह जो है पक्षपाती और एक तरफा प्रतीत होती है। देखिए दोस्तों बहुत से जो है आपने फाजीवादी और नाजीवादी भी जाना होगा, समझा होगा। उसमें हिटलर की जो थी और जो उसकी विचारधारा थी बिल्कुल ही जो है लोकतांत्रिक और देश हित से अलग थी। सिर्फ उसने बेशक कई जो है महत्वपूर्ण राष्ट्र को जीत भी लिया था, लेकिन कहते हैं ना उसका विचारधारा जो था जन कल्याण के लिए बिल्कुल ही सही नहीं था। उसके बाद है अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
मार्गथो के यथार्थवादी सिद्धांतों की जड़ें मानव स्वभाव में है और मानव स्वभाव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि मानव स्वभाव बहुत चंचल होती है और समय की स्थिति के अनुसार यह बदलता रहता है। व्यक्ति कभी देव और कभी दैत्य बन जाता है। इस कारण यह कहना कि मानव स्वभाव स्थिर होता है ठीक नहीं होगा। मार्गथो के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का हवस और मैक्सवाइसिस के विचार का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है, जबकि हवस और मैक्सवाइस के मानव स्वभाव के संबंधी विचारों का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। आज का सभ्य मनुष्य हब्स द्वारा मानव स्वभाव जो संबंधी प्रकट भी किए गए हैं विचारों से कहीं भिन्न है और वह शांति, सहयोग और एकजुटता की स्थापना के लिए जो है अधिक चिंतित है और वह विवादों और युद्धों और तनावों से बचाना चाहता है। तो ये बातें जो है, चलिए सबका अपना विचारधारा है, ठीक है। कई आलोचकों ने ये बात जो है गलत सिद्ध करने की कोशिश भी किया है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के जो मन होता है सदैव चंचल होता है और चंचल के साथ जो है इसकी तुलना की गई है, ये जो वैज्ञानिक जो है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही माना जाएगा। उसके पश्चात राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हितों को मापा नहीं जा सकता है। ये कहीं हद तक सही भी बात है। यदि शक्ति के रूप में परिभाषित हितों की सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मान लिया भी जाए, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक तरह से समझने के रास्ते में कई कठिनाई भी आती है। कहते हैं किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्रीय शक्ति को मापना कठिन नहीं अतुल असंभव भी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा मानदंड नहीं है जिसमें राष्ट्र की शक्ति को मापा जा सके। कई राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत भी होती है, जबकि उनको सैन्य शक्ति कमजोर होती है। राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को तो अनेक निर्धारित तत्व होते हैं, जैसे कि आर्थिक, सैनिक, भौगोलिक, भावनात्मक आदि। इसी तरह जो है राष्ट्रीय हितों का कोई निश्चित मापदंड भी नहीं होती है। कोई भी राष्ट्र जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक महत्व देती है, जबकि कोई राष्ट्र आर्थिक विकास को अधिक महत्व देता है। इसके साथ साथ हम यह भी नहीं बात कर सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र को कितनी सुरक्षा और कितने आर्थिक विकास की जरूरत है। इस तरह हम राष्ट्रीय हितों की कोई सीमा निश्चित नहीं कर सकते हैं, जो कई हद तक सही भी है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय हित जो है गतिशील होते हैं और वो बदलते ही रहते हैं। इस कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय हितों के स्वरूप और क्षेत्र के समझने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो ये बात तो सही है कि राजनीति के जो तत्व है, राजनीति के जो राष्ट्र के हित होते हैं समय समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी पानी की आवश्यकता हो जाती है, तो कभी सांस लेने में कठिनाई आ जाती है, तो कभी प्रदूषण की समस्या आ जाती है। तो राष्ट्र के हित जो है समय समय पर बदलती रहती है, वो एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए जो है जो राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं सदैव इसमें कन्फ्यूजन उनको बना ही रहता है कि आखिर हम इस सिद्धांत को सही भी कहें कि गलत कहें। उसके पश्चात है युद्ध का समर्थन। मार्गथो का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत युद्ध का समर्थन करता है, जो ठीक नहीं है। मार्गथो शक्ति के लिए संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्राकृतिक और चिरस्थायी वास्तविकता का मानता है। उसका दावा है कि मनुष्य की तरह ही राष्ट्र के लिए भी यह स्वाभाविक है कि वह शक्ति के लिए संघर्ष तथा दूसरे राष्ट्र पर अपना प्रभुता स्थापित करे, परंतु यह भूल जाते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप युद्ध को बढ़ावा मिलेगा और वही सारी जान माल की क्षति होगी और विश्व में जिसकी लाठी उसकी भैंस इन माइंड टू बी राइट वाला सिद्धांत लागू होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो है प्रसारवाद की नीति के समर्थन भी मिलता है और शक्तिशाली जो राष्ट्र है कमजोर राष्ट्र पर अपना जो है प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न भी करेंगी, जो आत्मसमरण नीति के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के विरुद्ध होगा। चलिए ये बात भी बहुत जरूरी भी है और बहुत नैतिक संगत भी है। उसके पश्चात है नैतिक के महत्व को अपेक्षा की गई है। मार्गथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक के महत्व की अपेक्षा करता है। उसका विचार है कि न तो कोई राष्ट्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को नैतिक सिद्धांतों के आधार पर बनता है और न ही जो बननी चाहिए। नैतिकता पर निर्धारित जो है निर्भरता को परिणाम स्वरूप सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप नीतियाँ जो होती है अव्यवहारिक और आदर्श बन जाएगी और इसका व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का यह विचार काफ़ी खतरनाक भी है। नैतिकता का अपना महत्व है। नैतिकता व्यक्तियों की अच्छाई के लिए मार्गदर्शन भी करती है और उसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। नैतिक आधार के बिना नैतिक उसी तरह से होगी जैसे आत्मा के बिना शरीर होगा और इसके सबको परिणाम विश्व में से शांति और एक सुरता की भावनाओं को अंत हो जाएगा। तो ये कहीं हद तक सही भी बात है, क्योंकि एक चीज़ नहीं रहेगी तो दूसरा का क्या अस्तित्व रह जाएगा।
उसके पश्चात है नैतिकता और राष्ट्रीय हितों के बीच एक सूरता स्थापित करने की जरूरत है। कहते हैं मार्को का यथार्थवादी दृष्टिकोण के अन्य समर्थक नैतिकता पर राष्ट्रीय हितों की विशेषता स्थापित करते हैं और नैतिकता के मूल्य के मुकाबले में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता भी देते हैं, जबकि उनका यह विचार ठीक नहीं है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखते हैं और उन्हें रखना भी चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि नैतिकता को राष्ट्रीय हितों से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए। यदि नैतिकता को आधार बनाकर राष्ट्रीय हितों का विकास किया जाए तो यह और भी अधिक अच्छा होगा, क्योंकि इससे दूसरे राष्ट्र के हितों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नैतिकता व्यक्तियों के अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। उसके बाद है विवेकों और अधिक महत्व। मार्को तो नीति जो है निर्माण में विवेक और मार्गदर्शक मानता है, जबकि प्रत्येक स्थिति में केवल विवेक का सहारा ही नहीं लिया जा सकता। जो है समाज और स्थिति के अनुसार विवेक भी बदल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना समय जैसा रहेगा वैसा ही आपको विवेक से काम लेना की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक स्थिति में जो है विवेकहीन होना मुश्किल होता है। आज का विश्व जटिल है और प्रत्येक नई सुबह इससे नए नए परिवर्तन होते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो बात आज उचित है आवश्यक नहीं है कि वह कल भी उचित ही हो, और ऐसी स्थिति में विवेक की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है। कई बार ऐसी स्थिति को पैदा भी हो जाती है कि बुद्धि कुछ और सोचती है जबकि स्थिति कुछ और ही मांग करती है। तो ये बात तो बहुत ही मान्य रखता है कि कभी बुद्धि जो सोचती है वो स्थिति नहीं मानती है, स्थिति इसके विपरीत होती है। उसके पश्चात है यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण। देखिए रॉबर्ट टस्क और कैथरीन वॉटर्स आदि विद्वान मैरगत के यथार्थवादी सिद्धांतों को पूरी तरह से यथार्थवादी सिद्धांत नहीं मानते हैं। अगर उनका विचार है कि या तो यह यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण है। मार्को का विचार है कि सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सबको शक्ति प्राप्त करनी भी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो एक राष्ट्र कर रहा है उसे यह करते रहना चाहिए, और यही मार्को का आदर्शवाद है। और टक्कर और वास्तव दोनों ही विद्वान मार्को के इस दृष्टिकोण को यथार्थवाद और आदर्शवाद को जोड़ मानते हैं। चलिए कुछ विचार जो होता है कुछ विचारों के साथ जरूर मेल खाती है, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते। उसके बाद गैर राजनीतिक संबंधों की भूमिका की अपेक्षा भी की गई है। मार्को और यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल राजनीतिक संबंधों को ही महत्व देते हैं, और प्रत्येक वह कार्य जो शक्ति के संदर्भ में किया जाता है राजनीतिक कार्य हैं। परंतु आज विभिन्न राज्यों द्वारा बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया जाता है जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक होती है और उनका अपना महत्व होता है। आज ओलंपिक खेलों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, पुस्तक मेले आदि, आर्थिक प्रदर्शनी आदि का प्रबंधन भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जो राज्यों के बीच परस्पर सहयोग का विकास भी होता है। परंतु यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक इन गैर राजनीतिक संबंध की भूमिका को पूरी तरह से अपेक्षित करते हैं, जो ठीक भी नहीं है। उसके पश्चात हमारे पास है राजनीतिक स्वायत्तता नहीं है। देखिए मार्को तो राजनीतिक क्षेत्र के स्वायत्तता की बात करते हैं, जबकि राजनीतिक क्षेत्र को पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं माना जा सकता है। व्यक्ति केवल राजनीतिक जीव ही नहीं है, वह आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सामाजिक जीव भी है, और उसके जीवन के ये सभी पक्ष एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आज से कई सौ वर्ष पहले आर्सू द्वारा कहा गया था कि राजनीति का अध्ययन व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आज के युग का व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अंतर्विषय दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत पर बल देती है। इसलिए यथार्थवाद दृष्टिकोण के समर्थक को भी राजनीतिक के स्वायत्तता को त्याग कर दूसरे विषय के साथ संबंध जोड़ने का यत्न भी करना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक अंत स्थान में काम नहीं करता है। उसके बाद है विचारों के महत्व की अपेक्षा की गई है। मार्को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राष्ट्रीय हितों को ही महत्व प्रदान करता है, और उसका विचार है कि विभिन्न राष्ट्र के बीच मतभेद का कारण केवल हित ही होते हैं। परंतु उनका यह दृष्टिकोण पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे जो है महायुद्ध के बाद विश्व में चले शीत युद्ध के लिए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हितों का विरोध भी उत्तरदायी था, परंतु इसके साथ साथ शीत युद्ध के पैदा होने के लिए दोनों देशों के बीच पाए जाने वाले विचारात्मक मतभेद भी उत्तरदायी है। यानी कहते हैं कि जो विश्व युद्ध कोल्ड वॉर हुई थी उसमें जो है विचारों का युद्ध हुआ था, परंतु के साथ साथ शीत युद्ध के पैदा होने के लिए दोनों पक्ष के जो है विचारों का ही मतभेद कारण थे, और इन्हीं मतभेद के कारण जो है शीत युद्ध शुरू भी हुई थी। सोवियत संघ विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना चाहता था, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका साम्यवादी बढ़ाते प्रभाव को रोकना चाहता था। अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों देशों द्वारा सैनिक गठजोड़ का सहारा भी लिया गया, परंतु सोवियत संघ के बिखर जाने के से विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। उसके बाद है एकरूपता का अभाव। इसमें डॉक्टर महेंद्र कुमार ने साफ शब्दों में एक बात कहा है कि यथार्थ दृष्टिकोण में एकरूपता का
अभाव भी पाया जाता है। उसका विचार है कि मार्गार्थो शक्ति के लिए संघर्ष, विवाद और मतभेद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्राकृतिक विशेषता भी स्वीकार करता है और मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी न समाप्त होने वाली शक्ति के लिए संघर्ष है, परंतु इसके साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और एकरूपता स्थापित करने की जरूरत भी अनुभव करता है और इसके लिए वह कूटनीति को उचित साधन मानता है। इसलिए उसके मानव स्वभाव और संबंधी विचार काफ़ी निराशावादी है, जबकि वह अपने इस विचारों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने में असफल रहा है। इस तरह मार्गों विचारों में अनेक असंगतता पाई जाती है। उसके पश्चात है कई नई प्रश्नों को जन्म। कैग्रो और विक कैफ के अनुसार यथार्थवाद दृष्टिकोण अनेक नए प्रश्नों को जन्म भी देती है। उनके उत्तर मिलने कठिन है। उदाहरण, एक सैनिक गठजोड़ शांति के साधन थे, यानी के द्वारा अस्थिरता पैदा की गई थी। क्या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व में शांति स्थापना के लिए की गई थी? यह कुछ राष्ट्र की निजी हितों के विकास का भी यंत्र माना जा सकता है। क्या शस्त्रों की दौड़ शांति स्थापना के लिए आवश्यक है? तो ये बात तो बहुत ही सही है। क्या शस्त्र से क्या हम शांति स्थापना कर सकते हैं? शायद संभव नहीं है। कहते हैं ना कि आप गोला बारूद पे खड़े हो और शांति की बात कर रहे हो, ये तो यही हो गया कि अपने आप को मूर्ख बनाना। यह अंत में अशांति का कारण भी बन जाती है। क्या शीत युद्ध वरदान था या अभिश्राप? इस तरह से अनेक प्रश्न हैं जिनका यथार्थवाद दृष्टिकोण द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। देखिए, कहते हैं क्या शीत युद्ध वरदान था अभिश्राप? कहते हैं शीत युद्ध किसी भी हद तक वरदान तो हो ही नहीं सकता, एक तरह से अभिश्राप था। क्यों? क्योंकि इसके वजह से हमने कई सालों तक यानी 1945 से लेके 1991 तक जो अशांति के जीवन हमने जिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह वरदान है? एक तरह से कहा जाए तो यह अभिश्राप है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति को मार देने से उसका जीवन लीला ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसको आधे मारा हुआ और आधे डट के जीने से अच्छा है कि खत्म हो जाना ही बेहतर है। तो जब शीत युद्ध हो रही थी तो सभी देशों में ये खौफ थी कि युद्ध कब शुरू हो जाएगा और कब खत्म होगी, इसका कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना घटी थी, सभी देश ने इसका मार झेला था। इसलिए जो शीत युद्ध चल रही थी वो कदाचित उचित नहीं थी। अब इन सब बातों के पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष साफ शब्दों में कहा जा सकता है, यानी यथार्थवाद दृष्टिकोण के लिए साफ शब्दों में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध यथार्थवाद दृष्टिकोण, जिसे मार्गार्थो का यथार्थवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, में काफ़ी कमियां भी पाई गई है। देखिए, राजनीति जब लिखी जाती है तो नहीं कि सब बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी, कुछ कमियां तो रहती है, जिस कारण राष्ट्र के व्यवहार का पुण्य वर्णन करने में असफल रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ पक्षों को ही व्याख्या करता है और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता की पूरी यथार्थ व्याख्या नहीं करता है। इस दृष्टिकोण का प्रयोग केवल राष्ट्र के शक्ति संबंध की व्याख्या के लिए ही किया जा सकता है और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अपूर्ण सिद्धांत है। मार्गार्थो का यथार्थवाद सिद्धांत संबंधी अपने विचार प्रकट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान बेनो वाशरमैन ने साफ शब्दों में कहा और अपना विचार रखा है कि जब तक मार्गार्थो के सिद्धांत का प्रभाव स्थापित है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिक अध्ययन में कोई भी विकास संभव नहीं है। चलिए, सभी विद्वानों का अपना विचार था, ठीक है। यथार्थवाद और आदर्शवादी दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जहाँ यथार्थवाद दृष्टिकोण बहुत से साइंटिस्टों ने इसको आलोचना भी किया है, तो इसमें भी आलोचना हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं ना दोस्तों, जो रूल रेगुलेशन बनती है उसमें कुछ आलोचना भी की जाती है, क्योंकि आलोचना नहीं होगी तब, क्योंकि सबका अपना विचारधारा है और सभी के सोच अलग अलग रखता है, तो आलोचना तो होगी, खामियां तो निकलेगी ही निकलेगी। चाहे आप कोई चीज़ इतने सुंदर से सुंदर बना लो तो उसमें बहुत से जो होती हैं खामियां निकलती है। तो राजनीति शास्त्र में यथार्थवाद का इतिहास लगभग उतनी ही पुरानी जितनी कि राजनीति शास्त्र का इतिहास पुराना है। प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो को पहला आदर्शवादी विद्वान माना जाता है। आदर्शवादी भूत और वर्तमान की परवाह न करते हुए भी भविष्य के लिए अधिक चिंतित है। वो ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे जिससे भविष्य को सुधारा जा सके। देखिए, भविष्य को सुधारना सभी व्यक्ति का परम कर्तव्य है, लेकिन ऐसे राजनीतिक चल के भविष्य को नहीं सुधारा जा सकता जो किसी व्यक्ति के लहासों पर चलना पड़ जाए, तो ये गलत है। प्लेटो ने आदर्शवादी विद्वान था और उसके द्वारा एक आदर्श राज्य के रूप में रेखा तैयार की गई। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक कुछ ऐसे सिद्धांत और संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं जिससे आने वाले नस्लों का ठीक मार्गदर्शन हो सके।
उसके द्वारा एक आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक कुछ ऐसे सिद्धांतों और संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें आने वाली जो है नस्ल का ठीक मार्गदर्शन हो सके। देखिए दोस्तों, कोई भी जनरेशन इसलिए संरक्षित रखा जाता है कि आने वाले जो जनरेशन है उसको भी वो मार्गदर्शन कर सके और विश्व में सशक्ति के लिए संघर्ष पर आधारित राजनीति यानी पॉलिटिकल बेस्ड ऑन द पावर स्ट्रगल को समाप्त किया जा सके। पहले महायुद्ध के परिणाम स्वरूप हुए विनाश ने विद्वानों के समकालीन विश्व की समस्याओं और विश्व के रूप में युद्ध और उसके परिणाम होने वाले विनाश के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। उनके द्वारा ऐसे सिद्धांतों का निर्माण भी जरूरी अनुभव की गई थी जिसके आधार पर विश्व में युद्धों का जो है नाश और शांति की स्थापना किया जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एक सिद्धांत की जरूरत थी जो कि नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन कर सके, युद्ध में से बचाया जा सके और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का आगमन हुआ और दो विश्व युद्ध के बीच के काल में आदर्शवादी दृष्टिकोण का काफी बोलबाला रहा। इसमें महात्मा गांधी, लॉरेंस रसेल, वुडरो विल्सन और एडम सैक्सन बहुत से साइंटिस्ट जो थे इसके आदर्शवादी दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक थे। आदर्शवादी विद्वान हिंगल्स के अनुसार सभी सामाजिक जो है और राजनीतिक संस्थाएं विचारों की विकास की अभिव्यक्ति है और ऐसी चेतना जो राष्ट्रीय राज्य के रूप में प्रकट भी होती है। हिंगल्स मानते हैं कि राज्य धरती पर ईश्वर की अभिव्यक्ति है और यह दैवीय तर्क का अवतार है। इस कारण व्यक्ति राज्य के आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, अतः उसे आंखें बंद करके राज्य के आदर्शों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो आदर्श बनाई गई है वो सोच विचार के बनाई गई है, इसलिए उन आदर्शों का पालन करना उसने प्राथमिकता बताई थी। उसके बाद आदर्शवाद दृष्टिकोण यथार्थवाद दृष्टिकोण के बिल्कुल ही विपरीत है और यह जो है यथार्थवाद दृष्टिकोण के जो है प्रतिक्रियावादी और मानवता के विरुद्ध मानता है। आदर्शवाद जो है विश्व में जो है युद्ध, भूख, असमानता, अत्याचार, शक्ति, दबदबा और हिंसा को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सुधार के पक्ष में है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह शिक्षा, तर्क और विज्ञान का प्रयोग किए जाने पर बल देता है। राजनीति जो है आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे विचारों का प्रतीक है जो युद्ध का जो है विरोध करते हैं और नैतिक मूल्यों का आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय भाईचारों को सुधार जाने के पक्ष में है। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी विश्वास रखते हैं और उनका विकास किए जाने के पक्ष में भी है। वो एक ऐसे विश्व की स्थापना करना चाहते थे जो अनैतिकता, हिंसा और शक्ति की राजनीति से मुक्त होगा। देखिए, ऐसे ही जो है राजनीति की हमेशा ही कल्पना किए जाना चाहिए। जो हिंसा से राजनीतिक होती है, जो अपने मतलब के लिए आम गरीबों को हिंसा के आग में झोंक देते हैं, ऐसी राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक नेता को ऐसा विचार रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हम हैं वैसा ही दूसरा है। अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में किसी दूसरे को हिंसा और नैतिकता के आग में झोंक देना कदाचित उचित नहीं माना जा सकता। वह ट्रेंट रसल ने आदर्शवादी के आशावादी का सहारा देते हुए कहा है कि जो है मानवीय सुखों से भरपूर विश्व का निर्माण मानवीय शक्ति की पहुंच से दूर नहीं है। तो ये बात तो साफ उसने और बिल्कुल सही कहा था। उसके बाद कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण एक आदर्श विश्व की स्थापना के लिए नैतिकता का एक साधन के रूप में प्रयोग करने की वकालत भी करता है। यह विश्वास करता है कि नैतिकता और नैतिक मूल्य पर चलकर राष्ट्र केवल अपना विकास ही नहीं कर सकते, अतुल विश्व में से युद्ध, असमानता, निरंकुशता, अत्याचार और हिंसा आदि का अंत भी किया जा सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट करते हुए जो क्लेम्स और बूम्स ने भी साफ शब्दों में बात कहा भी था कि आदर्शवादी के अनुसार राजनीतिक अच्छी शासन की कला है, ना कि संभव है कि कला। एक अच्छी राजनीतिक व्यक्ति वह नहीं करता है जो कि संभव है, अतुल्य वह वही करता है जो ठीक भी हो। वह अपने साथी मनुष्य को गृह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया जीवन और सम्मान प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर संक्षेप में कह सकते हो या डायरेक्ट बात कह सकते हो कि आदर्शवाद नैतिक को आधार बनाकर वर्तमान विश्व में पाई जाने वाले युद्ध, असमानता, हिंसा, शक्ति आदि की बुराइयों को समाप्त करना चाहता है। देखिए, आदर्शवादी के तो बहुत ही अच्छा विचार है कि कोई भी राजनीति में जो है असमानता, हिंसा और शक्तियों की बुराइयों का समाप्त कर दिया जाए,
लेकिन वास्तविकता में जो ये चैप्टर है वो उन राजनीतिक नेताओं को पढ़ना चाहिए जो ऐसा कर्म करते हैं जिसकी वजह से जो है देश में आग लग जाती है, देश में जो है सांप्रदायिक दंगा होता है, देश में जो है अराजकता फैलता है। तो उन लोगों को ऐसे सबक और ऐसे चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन क्या करें, आजकल तो राजनीतिक में कहते हैं ना, पढ़े लिखे की तो आवश्यकता है ही नहीं। आज उनको ही आवश्यकता है जो राजनीतिक है, जो अपराध प्रवृत्ति के हैं, उनको ही राजनीतिक में जो है रास आती है। कोई शरीफ व्यक्ति जाता है तो उसको जीने नहीं देते हैं या उनको कार्य करने नहीं देते। तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश में जो राजनीतिक है गलत हाथों में जा बैठा है। चलिए ये तो कोई भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि आदर्शवादी दृष्टिकोण तो यही कहता है कि असमानता और हिंसा और शक्ति की बुराई को समाप्त करना चाहता है और शांति, सुरक्षा और समृद्धि का विकास आदि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की स्थापना करना चाहता है। तो ये तो आदर्शवादी की बहुत अच्छा विचार है कि कोई भी राजनीति जो होना चाहिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि और विकास आदि पर आधारित होना चाहिए और सभी भाईचारे होना चाहिए। चाहे सभी कोई भी धर्म के हो, सब भाईचारे के जीवन जी के अपना जो है आनंदमय जो धरती पर जीना है उसको अच्छे से जी के समाप्त करें। उसके पश्चात हमारे पास है आदर्शवादी दृष्टिकोण की मूल धारणाएं। देखिए आदर्शवादी जो है धारणाएं वो किस मूल्य पर आधारित है। तो पहला मूल तो यही कहता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छे स्वभाव का है। देखिए मौलिक रूप से इंसान तो अच्छा है लेकिन लोग उसको अच्छा बनने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो एक दूसरे की सहायता और परोपकार कर सकता है। तो परोपकार की भावना कहते हैं ना, कभी कभी तो परोपकार की भावना ही आपके लिए खतरनाक बन जाता है। आप किसी के लिए अच्छा करना चाहो लेकिन वो बुरे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चलिए ये तो वास्तविक जीवन का एक सच्चाई है जिसको हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन पहला विचार तो यही कहता है कि जो है मनुष्य मौलिक रूप में अच्छे स्वभाव का है और वह एक दूसरे की सहायता और परोपकार कर सकता है। मनुष्य की भलाई करने की मौलिक भावना विकास को संपन्न बनाती है। देखिए अगर किसी को आप अच्छी भलाई करिएगा तो इससे क्या होगा, जो भावना जो है विकास को जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उसके पश्चात हमारा है जो बुरा मानवीय व्यवहार बुरे वातावरण को, बुरी संस्थाओं को उजल है जो व्यक्तियों को गलत काम करने के लिए उत्साहित करता है। उसके बाद हमारा है जो युद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सबसे घटिया विशेषता है। देखिए युद्ध जो होता है हमेशा आदर्शवादी जो है विचारधारा युद्ध को कभी अच्छा नहीं कहता है। वो कहता है घटिया से घटिया जो लोगों की विचारधारा होती है उसकी वजह से युद्ध होता है। युद्ध तो किसी भी राष्ट्र को नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो इंटरनेशनल राष्ट्र हो, चाहे कोई जो है आम राष्ट्र हो या कोई राज्य वाला ही देश हो। कहते हैं ना आपस में जो लड़के हम जो ये युद्ध करने की प्रवृत्ति को सोचते हैं, विचार करते हैं और आपस में दूसरे को लड़ाते हैं, वो कहीं का भी राजनीति के लिए सर्वोच्च उचित नहीं माना जा सकता। उसके बाद है युद्ध अटल नहीं है। देखिए युद्ध तो कहते हैं ना दो विचारधाराओं की युद्ध होती है। दोस्तों युद्ध कभी होती नहीं है, युद्ध केवल दो विचारधाराओं का युद्ध होता है। कभी नागरिक ये नहीं कहते कि भाई मुझे युद्ध करवाओ, क्योंकि उनको पता है कि उनका ही हानि होता है। युद्ध तो होता है कि दो व्यक्तियों की विचारधारा नहीं मिलती है तो एक दूसरे को कहते हैं कि आप मैं तुम्हें देख लूंगा, और इस वजह से क्या होता है वो तू मैं कर करके युद्ध कर लेते हैं और इसका जो परिणाम होता है आम जनता को भोगना पड़ता है। ठीक है, कई जो विधवाएं होती है उनके पति खो जाता है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, चारों तरफ रक्त ही रक्त बहता है। लेकिन दो विचारधाराओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जो है राष्ट्र हित में फैसला लेने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है 5वां पॉइंट में कि युद्ध अटल कभी नहीं है, युद्ध जो है कभी नहीं है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध इसे प्रोत्साहित करते हैं को समाप्त करके युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। अगर वो लोग चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं उनको इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हर समय अग्रसर होना चाहिए, ना कि उनको जो है पीछे से हथियार देने की आवश्यकता है। जो पीछे से हथियार दे रहे हैं और युद्ध करवा रहे हैं तो वो सोचते होंगे कि उनका अस्तित्व बच जाएगा, शायद आप गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो दूसरे को लड़वा रहा होता है कभी कभी उनके घर में भी बहुत बड़े लड़ाई हो सकता है। तो ये कहते हैं ना भविष्य का जो है परम सत्य भी है और इससे मुख नहीं मोड़ा जा सकता है। उसके बाद है हमारा 7वां पॉइंट जो है नहीं, उसके बाद 6वां पॉइंट रहेगा दोस्तों, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसकी समाप्ति के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अतुल विश्वव्यापी यत्नों की जरूरत है। देखिए युद्ध जो होती है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसको अतुल विश्वास नहीं यत्नों से जरूरत है कि इसको समाप्त कैसे भी कैसे किया जाए। उसके बाद युद्ध को उत्साहित करने वाले संस्थाओं की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। बहुत से जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन उनका ये विचार गलत है। उनको युद्ध के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको भाईचारे का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद है 8वां पॉइंट, समाज और राज्य विकासवादी संस्था है और यह लंबी विकास प्रक्रिया का भी परिणाम है।
ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि राज्य जो होती है विकासवादी है। राज्य सदैव, दोस्तों देखिए, राज्य विकासवादी ही होता है। राज्य सदैव हमेशा जो है विकास की करने के लिए अग्रसर होता है। तो उसमें कोई युद्ध में धकेलना उनके लिए सही नहीं है। उसके बाद है आपका 9th पॉइंट, आदर्शवादी सत्तावार्ता और तानाशाही का खंडन करते हैं। देखिए, आदर्शवादी सत्तावादी और तानाशाह का खंडन करना भी उतना ही उचित माना जाता है जितना कि आदर्शवादी सिद्धांतों को मानोगे। आदर्शवादी नैतिकता का महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि नैतिक साधनों के प्रयोग द्वारा इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आदर्शवादी नैतिक महत्व होता है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सकती हो। उसके बाद है विश्व राज्य वर्ल्ड स्टेट की स्थापना आदर्शवादियों का अंतिम उद्देश्य है। यानी विश्व वर्ल्ड स्टेट का सबसे बड़ा जो है अंतिम उद्देश्य यही है कि आदर्शवादी बनाया जाए विश्व को। लेकिन चलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो तो उनकी दिल की इच्छाएं जानते हो, लेकिन कहते हैं ना विश्व में जो तो है शांति की स्थापना तो हुई नहीं है, चाहे जैसे मर्जी हो। उसका 12वां पॉइंट जो है अंतिम पॉइंट यही कहता है कि शांति, समृद्धि और विकास को विश्व में बनाए जाने और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में युद्ध जो है, भूख और अन्य अनेक बुराइयों की समाप्ति के लिए ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का विकास किया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून जो है, राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए जो है वचनबद्ध हो। उसके पश्चात है आपके पास जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता। ये तो हम धारणाएं कर रहे थे, अब जो हम करेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता। देखिए दोस्तों, विशेषता भी जानना इतना ही आवश्यकता है जितनी आप धारणाओं के बारे में जाने हो, उतना ही आलोचना के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं व्यक्ति स्वभाव से भी अच्छा है, मैन इज गुड बाय द नेचर। ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण समर्थन मानते हैं कि मनुष्य मौलिक रूप में स्वभाव से अच्छा है और उसमें दया, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार आदि के गुण पाए जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति में गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है कट्टर दुश्मन हो या किसी दूसरे को दुश्मनी रखते हो। बहुत से व्यक्तियों की जो विचारधारा है इन्हीं रूल रेगुलेशन पे चलते भी है। व्यक्ति दूसरे की भलाई करने की आधारभूत भावना ही विकास की संभावना बनाती है, क्योंकि दूसरे को जो है भलाई करना ही बहुत बड़ा परम धर्म माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, लोग तो आज भलाई करते ही नहीं किसी का। जैसे आप भी सिर्फ देख लेते हो और जो है ड्यूटी से निकल जाते हो। आपने भलाई कहाँ किया? आपने ना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, ना ग्रुप में शेयर किया, ना दूसरे बच्चों को इसको बताया। तो आपने तो सब अपने तक ही सीमित रखा। तो कहते हैं ना, भलाई तो कहीं है ही नहीं। अगर आपने भलाई किया है तो कह सकते हो कि आदर्शवादी दृष्टिकोण का आप सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाते हो। क्योंकि दोस्तों, आपका जो भलाई है कोई देखेगा नहीं। कहते हैं ना, भलाई तो किया जाता है, दिखाया नहीं जाता है कि मैंने किया है। इसलिए अभी भी मत सोचिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित कीजिए, और वो भी जो है कुछ फायदा उठा ले और कुछ जो है अच्छे एग्जाम में कर ले। क्योंकि भलाई करना ही सबसे बड़ी आधारभूत भावना ही विकास की संभावना बनाती है। क्योंकि भलाई से क्या होता है, आधारभूत भावना बनती है और इससे तो देश का विकास भी होता है। क्योंकि इससे किसी दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त होता है और वो भी आदर्शवादी दृष्टिकोण के ऊपर चलने का प्रयत्नशील हो जाता है, और इस तरह एक अच्छे समाज का निर्माण भी होता है। क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे वही दूसरा प्राप्त करेंगे, तो ही आदर्शवादी समाज का निर्माण हो सकता है ना। स्वार्थ में तो नहीं छिपा हुआ है। अगर स्वार्थ रखते हो तो कहाँ आदर्शवादी होगा। देखिए दोस्तों, आपको भी समाज में रहना है, और समाज जब तक अच्छा नहीं बनेगा आपको भी जीने कोई नहीं देगा। आपको भी हर तरह से प्रयत्नों से जो है बुराइयों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो समाज में रहते हो। इसलिए कोशिश करो कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अच्छे विचारधारा से अपना जीवन को यापन कर सके। व्यक्ति अनेक कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। यानी हर व्यक्ति को जो है परोपकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, जिनको शेयर करने की भावना नहीं है या दूसरे को हेल्प करने की भावना नहीं है, शायद वो जीवन में खुद भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब उनके पास परोपकार ही नहीं है तो कामयाब कहाँ से होंगे। ये आपको भी सोचना चाहिए और जो बच्चे देखते हैं उनको भी सोचने की आवश्यकता है। चलिए, मैन इज गुड बाय द नेचर, ये तो उनकी अपनी स्वभाव है। कौन अच्छा स्वभाव का है, कौन बुरे स्वभाव का है, वो तो उसका हृदय ही बताता होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने हृदय से और अपनी जीवन से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये आपके लिए था। आगे हमारा है युद्धों का विरोध। देखिए, आदर्श जो युद्धों को बुराई मानते हैं, उनका विचार है कि इससे मानवता का नाश होता है और लोगों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनका विचार है कि युद्धों को नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसके लिए
अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय जो जनमत का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जनमत जो होती है वो विश्व लेवल पर बनाई जाती है, जिसमें हर एक देश के प्रतिनिधि होते हैं और उनके विचारधारा को सुना जाता है, समझा जाता है। तो यही बात करें, युद्ध विरोधी होना चाहिए। इसके जो है अतिरिक्त युद्धों को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण भी किया जाना चाहिए। सही बात इसमें है, निशस्त्रीकरण बात तो बहुत ही अटल है और सच भी है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास शस्त्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, किसी को क्या बिगाड़ लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो व्यक्ति को आप गुस्सा में क्या करोगे, एक थप्पड़ मार दोगे, एक लात मार दोगे। लेकिन वही आपके पास तलवार है या कोई हथियार है तो क्या करोगे, डायरेक्ट हथियार तलवार का इस्तेमाल करोगे। तो कहते हैं ना, किसी का जीवन जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग बेशक जो होते हैं राजनीतिक नेता आपस में व्यक्तियों को लड़ा देते हैं, आपस में देश को फूंक देते हैं, लेकिन शायद ये बात नहीं जानते हैं कि वो किसी का बेटा भी हो सकता है मरने वाला, और किसी का बाप भी हो सकता है, किसी का पति भी हो सकता है। तो ये बात उनको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। इसलिए है कि निशस्त्रीकरण की भावना हमेशा होना चाहिए और ऐसे हथियार रखने की मनाही भी होना चाहिए, चाहे वो घरेलू रूल पे हो चाहे इंटरनेशनल रूल पे हो। हथियार कहीं भी किसी के लिए सुरक्षा का विषय नहीं बन सकता। हथियार तो होता है कि हम जो है गलत बंदे उनसे हम सुरक्षा अपने आप को कर सके। उसके बाद है, इसके लिए जो है जनमत तैयार किया जाना चाहिए और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन भी लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद है, शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। देखिए, शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय की जरूरत नहीं कि सब व्यक्ति को शक्ति ही चाहिए, ये गलत है। द पावर इज नॉट अ सेंटर इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यथार्थवाद दृष्टिकोण के विपरीत, यथार्थवाद तो मानता था लेकिन आदर्शवाद दृष्टिकोण को समर्थक शक्ति को इसका एक तत्व तो मानते हैं, परंतु यह स्वीकार नहीं करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है। ऐसा नहीं है। उनके विचारानुसार शक्ति का प्रयोग युद्धों को उत्साहित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर तबाही होती है, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद भी आपस में संधि और समझौते किए जा सकते हैं और समस्याओं को जो है अस्थायी जो है समाधान ढूंढने जा सकते हैं, और यह सब कुछ जो युद्धों से पहले भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, चाहे कोई भी आपने युद्ध देखा होगा, प्रथम युद्ध देखा होगा और द्वितीय युद्ध देखा होगा या कोल्ड वार भी देखा होगा, आपने देखा है कि युद्ध का जो अंत कैसे होता है। जब बंदे मान लेते हैं, सब कुछ मरवा देते हैं, सब मर जाते हैं, तो बाद में क्या करते, संधि कर लेते हैं। अरे जब तुम्हें मरवाना ही था तो पहले ही संधि कर लेते, संधि ही नहीं करते, मर जाते तुम भी साथ में। तो सारे जो है ये वीर योद्धाओं को मार देते हैं और फिर क्या करते, बाद में संधि की ही अपनाते हैं। इसमें कम से कम रावण तो अच्छा था, उसने ये बात तो जरूर बोला था कि जब मेरे जो है जो प्यारे जो मित्र हैं, जो सखी दोस्त हैं, सब मारे गए, जो मेरे रिश्तेदार थे सब मारे गए, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, आपस में लड़ा देते हैं दूसरे को और खुद जो है जाके गद्दी में बैठ के ऐश को जीवन जीते हैं। तो ऐसी विचारधारा नहीं होना चाहिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण ये कभी भी इस बात की समर्थन नहीं करता है। उसके बाद मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण। देखिए, आदर्शवादी मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण है और जो मूल्य के आधार पर ही एक जो है शांतिपूर्वक विश्व की रचना किए जाने के समर्थन भी करता है। आदर्शवादी परंपरा सहयोग, शांतिमय सह अस्तित्व और जीव और जीने दो की जो है अहिंसा और विश्व विद्वता जो है मानव सेवा और युद्धों का त्याग आदि पर मूल्य पर आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किए जाने के पक्ष में है। आदर्शवादी वर्तमान की अपेक्षा भविष्य के लिए अधिक चिंतित है और वो बढ़िया भविष्य का निर्माण किए जाने के लिए आधारभूत सिद्धांत जो है निश्चित किए जाने के पक्ष में है। ये हमारा जो है था मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण यानी वैल्यू ऑफ बेस अप्रोच, ये हमारा चौथा पॉइंट था। उसके पश्चात है सर्वसत्तावाद का खंडन। देखिए, आदर्शवादी का मत है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। इस कारण वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या राज्य के हाथों में समस्त शक्तियां इकट्ठी हो जाने के विरोध भी करते हैं। वो जो है सर्वसत्ता के विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और उनका विचार है कि सर्वसत्तावाद ही विश्व युद्धों का कारण भी बनती है, इसलिए इसे पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। यह मानव अधिकार और स्वतंत्रता और लोकतंत्र का ही नाश करता है और इतिहास इसका साक्षी भी है। इतिहास में ऐसे बहुत से आप घटना देख सकते हो जिसमें जो है ऐसी विनाशकारी लीला का तांडव देखा गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विश्वास। देखिए, द फेथ इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयुक्तता में विश्वास रखते हैं और उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकास करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रसिद्ध आशीर्वाद जो है आदर्शवादी विद्वान मूलभूत अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन
द्वारा प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1999 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया था, जो कि 1939 ईस्वी तक कार्यशील रही। इसके बाद जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जो आज विश्व का सबसे प्रभावशाली संगठन है। और इसके अतिरिक्त आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रही है। उसके बाद हमारा है विश्व राज्य की स्थापना के समर्थक। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व राज्य और विश्व सरकार स्थापित किए जाने के पक्ष में है, और वो इस विश्व समस्याओं के साधन के लिए अमृत धारा मानते हैं। उनका विचार है कि जब समस्त विश्व एक राज्य में बढ़ जाए तो विभिन्न राज्यों के बीच पाए जाने वाले विवाद और मेरे और तेरे की भावना का अंत हो जाएगा, और शक्ति राजनीति का विचार यानी आइडिया ऑफ द पावर पॉलिटिक्स स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, और इससे विभिन्न राष्ट्रों के बीच पाई जाने वाली नफरत की दीवारें स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगी, और व्यक्ति की सक्रिय राष्ट्रीय भक्ति विश्वास भक्ति में बदल जाएगी, और संयुक्त राष्ट्र नेशन जैसी जो है विश्व संस्था की स्थापना के पीछे आदर्शवादी का ही विचार काम करता है। उसके पश्चात हमारा है शिक्षा, तर्क और विज्ञान पर बल। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारधारा एलेन सेरेस का विचार है कि ईर्ष्या, शक्ति और अभाव की लालसा, दूसरे को शोषण आदि किए जाने जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों की समाप्ति के लिए सहयोग है। परंपरा, प्रेम, दया और सहायता आदि ऐसी प्रवृत्तियों का अपनाया जाना आवश्यक होगा, और इसके लिए विश्व स्तर के विज्ञान आदि साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आदर्शवादी आशावादी है, और इस संबंध में वेरेंट सर्लस ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि मानवीय सुखों से भरपूर विश्व का निर्माण मानवीय शक्ति की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी विचारधारा है। उसके पश्चात हमारा है नैतिकता के महत्व। देखिए, यथार्थवाद दृष्टिकोण के विपरीत जो आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नैतिकता के विशेष महत्व देते हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक समाज के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर समाज के उद्देश्य निश्चित किए जा सकते हैं। नैतिकता का यह सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक सिद्धांत सदा ही नैतिक मूल्य पर आधारित होते हैं तथा हिंसा, अत्याचार तथा जो युद्ध आदि का खंडन भी करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुद्धता के लिए नैतिक की आधार बनाया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात हमारा 10वां पॉइंट जो आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंसा तथा अत्याचार की समाप्ति। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक समाज में हिंसा तथा अत्याचार को समाप्त किए जाने में विश्वास रखते हैं। उनका विचार है कि मानव स्वभाव से ही नैतिक प्रणाली है जो कि हिंसा तथा अत्याचार का कभी भी समर्थन नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति द्वारा हमेशा ही इन बुराइयों का विरोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में शांति चाहता है तथा वो दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहता है तथा ऐसे पर्यावरण में हिंसा तथा अत्याचार के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण मानता है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका परंपरा बातचीत तथा सहमति के समाधान न किया जा सके। वो मानते हैं कि युद्धों कि अंत में भी समस्या का समाधान बातचीत द्वारा ही होती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहते हैं ना कि सबको मरवा देते हैं और बाद में क्या करते हैं, युद्ध के अंत में भी समस्या का समाधान जो है बातचीत द्वारा ही निकालते हैं। जब आपने इतने लोगों को मरवाना ही था और बाद में यही बातचीत से ही अपना समाधान करना था, तो पहले ही आपने क्यों नहीं कर लिया। जो इतने धन दौलत नुकसान होती है, जन धन हानि की इतनी नुकसान होती है, यहाँ तक कि मानवता की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, लोग जो होते हैं एक लाश के ऊपर एक लाश होती है, उस समय तो आपको नैतिकता दिखती नहीं है। आप जो है समस्याओं को समाधान बातचीत द्वारा निकालते नहीं हो, और उसके बाद क्या करते, जब सब मर जाते हैं तो बातचीत करने जाते हो। तो ये कहीं भी राजनीति का जो है गलत तरीका और गलत रूल रेगुलेशन है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सारे बात देखने के बाद जो है इसकी विशेषताओं में हम यही बात कह सकते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है और उसमें अनेक अच्छे गुण भी पाए जाते हैं जिनके प्रयोग द्वारा अच्छे समाज का निर्माण भी किया जा सकता है। ये तो बहुत ही सत्य बात भी है। इसके अतिरिक्त आदर्शवादी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि शक्ति सिद्धांतों को उत्साहित करती है और युद्ध मानवता के विनाश का कारण बनता है। उनका विचार है कि बातचीत से प्रत्येक समस्या का हल किया जा सकता है। आदर्शवादी मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण के समर्थक हैं और वो नैतिकता के विशेष महत्व देते भी हैं आदि। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान के लिए सुझाव।
देखिए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या का जो है समाधान सुझाव जो सब प्रॉब्लम आती है उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो कुछ बात है, कुछ तर्क है जिसके रिगार्डिंग आप इसको समझा सकते हो। पहला तो यही आता है कि नैतिकता सिद्धांत को पालन पर बल देना। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विभिन्न राष्ट्र द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार किए जाने पर बल देते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के शक्ति की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और पक्षपात रहित जो है नीतियों का पालन करना चाहते हैं। उनका विचार है कि राष्ट्र का इस तरह का व्यवहार विश्व में शक्ति की राजनीति के बुरे प्रभावों को समाप्त करने में सहायता करेगा और विश्व शांति की स्थापना पर बल भी देगा। तो चलिए आदर्शवादी नीति का कुछ तो अच्छी बात है। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर संस्थाओं की स्थापना करना। देखिए कोई भी संस्था हो, चाहे हमने जो भी संस्था पढ़ा हो, सार्क भी पढ़ा हो, सार्क भी जो है आपको पता ही है कि 2014 के बाद 2016 के बाद जो है आज तक जो है उसका कोई बैठक नहीं हुआ। कारण यही था ना कि कोई भी एक देश को मना कर देना। तो देखिए जब संस्थाएं ऐसी होगी, अब यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर संस्थाओं की स्थापना। तो लोग तो क्या करते हैं, देश के चक्कर में पड़े रहते हैं, देश को कश्मीर की मांग करने में लगे रहते हैं, जो है तमिली के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो संस्थाएं क्या काम करेगी। सार्क जैसा शक्तिशाली संस्थाएं भी जो है कमजोर पड़ जाती है जब किसी राज्य देश का जब ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं ना जो ऐसी भावनाओं से उनको उठना चाहिए, उनको देश हित और देश कल्याण के लिए भावनाओं को रखना चाहिए। क्षेत्रीय राज्यों के परंपरा मुकाबले में युद्ध को उत्साहित करने वाली व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर संस्थाओं की स्थापना की जाने की जरूरत है। राष्ट्र संघ की स्थापना और सामाजिक मामलों में जो है सहयोग पर बल आदर्शवाद का प्रभाव ही था, क्योंकि आदिवासियों का विचार था कि इससे युद्ध की संभावनाएं कम होगी। कई आदर्शवादियों का तो विचार था कि विश्व में से शक्ति की राजनीतिक की समाप्ति के लिए विश्व सरकार की स्थापना की जाने की आवश्यकता है। अगर विश्व सरकार रहेगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट रहेगी, तो पॉलिटिकल पावर जो है उनके अंदर रहेंगे। और होना भी चाहिए कि विश्व में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी युद्धों पर कंट्रोल रखे। आज तो कहते हैं ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके कार्य के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। जब कोरोना वायरस जब फैली थी तो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष है उन पे भी कई सवाल उठ खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए वो देशव्यापी होना चाहिए, हर देश के लिए वो फायदा पहुंचाए, ना कि वो एक तरफा कार्य करे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है विश्व संघ की स्थापना। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि विश्व में पाई जाने वाली सभी समस्याओं का समाधान विश्व संघ की स्थापना में ही है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र अपने सक्रिय नीति हितों से ऊपर उठकर विश्व की समस्याओं के बारे में संयुक्त रूप से सोच सकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति का विकास होगा। इसे राष्ट्र के बीच चल रही शक्ति के लिए संघर्ष की दौर भी समाप्त हो जाएगी। तो ये तो बात सही है। देखिए दोस्तों, शक्ति तो होना चाहिए। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, राजनीति में सब कुछ मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में सीट जीतने के लिए आप शराब बंटवाओगे, आप कपड़े बंटवाओगे आधी रात में 2-2 12 बजे तक। तो ऐसी राजनीति का क्या मतलब। लोगों को लालच लोभ दे के कभी पानी फ्री कर देते हो, कभी बिजली कर दोगे। लेकिन लोग भी जो होते हैं महान होते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि ये सब फ्री हो रहा है, जो उनके घर में शराब बांटी जा रही है, जो कपड़े बांट रहे हैं आधी आधी रातों में। तो ये सब चीजें जो होते कहाँ से आएंगी। कोई आपके लिए मंत्री जी कोई आपके लिए कोई काम करने नहीं जाएंगे, पत्थर नहीं तोड़ेंगे, आपको ही और आपके ही पैसा का हनन करेंगे और आपको ही जो है गरीबी की रास्तों पे धकेल देंगे। क्यों? क्योंकि कभी आपका 5 लाख पे टैक्स छूट हो जाएगा, कभी आपको 2.5 लाख पे छूट हो जाएगा। जैसा उनकी समस्याएं रहेंगे वैसा आपको छूट देंगे और आपको जो है हर तरह से जो है एक माचिस के लिए भी आपको अच्छा खासा टैक्स चुकाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो सोचिए, इसमें बहुत ही बात इंपॉर्टेंट भी बताई गई है जिसको सोचने की आज जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक जो है ऐसे ही करते हैं। वो आदर्शवादी दृष्टिकोण के विचारों को ही जिसमें पाई जाने वाली समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। उसके बाद है युद्ध पर कानूनी नियंत्रण। देखिए दोस्तों, युद्ध पर भी जो है वो एक कंट्रोल होना चाहिए। युद्ध पर जो है कानूनी नियंत्रण होना भी जरूरी है, यानी लीगल कंट्रोल ओवर टू वॉर। कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक युद्ध पर जो है कानूनी नियंत्रण स्थापित किए जाने के पक्ष में है। उनका विचार है कि युद्ध को रोकने के लिए और यदि युद्ध को आज तो इससे पैदा होने वाले विनाश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए कहते हैं कि बहुत चीज बनी होती है,
युद्ध के लिए बहुत संस्था बनानी जानी चाहिए कि युद्ध ना हो। इसके लिए जो व्यक्ति दो विचारधाराओं में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको आमने सामने बिठा के, उनके जो है 10 सदस्यों को बिठा के आमने सामने विचारधारा रख के फिर उनकी बातों को सोल्यूशन किया जाए। जो बीच का रास्ता निकलता है, जो दोनों को हित की होती है, वो करके युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन पता नहीं विश्व में क्या हुआ है, लोग ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। वो कहते कि मैं हूं तो मैं की भावना में आगे जीवन जो है यापन करते हैं। उनके विचार की युद्धों को रोकने के लिए और यदि युद्ध हो जाए तो उससे पैदा होने वाले विनाश को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए। कहते हैं 1928 ईस्वी को कोलंबो विलास समझौता, जो कि कैलो ब्रेन एक्ट पैक्ट 1928 की, जिसके अंतर्गत युद्ध को अवैध घोषित कर दिया गया था, आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। और जो है इसके अतिरिक्त आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का ईमानदारी से पालन करने पर भी बल दिया जाता है। उसके बाद है जो है शस्त्रों की समाप्ति। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब आपके पास कोई हथियार नहीं रहेगा तो थप्पड़ लात से मारोगे, लेकिन जैसे आपके पास हथियार रहेगा तो चाकू और तलवार से आप बात करने लग जाओगे। तो बड़े बड़े जो वेपन है, परमाणु बम है, तो आप परमाणु बम क्यों नहीं धमकी दोगे? क्योंकि आप तो विनाश का डर दिखाओगे ना उसके दूसरे देशों पे। और कोई कट्टर व्यक्ति मिल गया तो कहेगा हाँ चला दो चला दो चला दो, और आप उसके गुस्सा में आकर चला दोगे और कहते हैं ना उस व्यक्ति तो कहीं दूसरे देश में भाग जाएगा और वहां पर जो रह रहेगा होगा गरीब, बच्चे, औरतें, वो सारे विनाश के किनारे पे चली जाएगी। तो हो गया ना अस्त्र रखने का क्या परिणाम। तो यही बात यहाँ पर भी बताता है कि अस्त्रों की समाप्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थन द्वारा निःशस्त्रीकरण पर भी बल दिया गया है। और 1920 ईस्वी में वाशिंगटन में नेवल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी नेवल्स कॉन्फ्रेंस 2020 इसका प्रतीक था। इस कॉन्फ्रेंस में शस्त्रों के प्रसार को रोकने के मुद्दे पर विचार किया गया था और आदर्शवादी का विचार है कि निःशस्त्रीकरण विश्व स्तर पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1920 में बात किया गया था कि शस्त्र नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां 1920 में शस्त्रों के न होने में विचार किया गया, वही आज 21वीं शताब्दी में आज लोग परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं और जो है तांडव कर रहे हैं कि किसी भी समय जो है एक ऐसा विश्व, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने तो पहले ही अमेरिका ने एक प्रयोग कर ही चुका है और आने वाला समय में न जाने किस किस देश में परमाणु बम गिराई जाएगी, शायद इसके जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण भी संभाल ना पाए। उसके पश्चात है सर्वसत्तावाद की समाप्ति। देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक का विचार है कि विश्व को जो है सर्वाधिक खतरा सत्तावादता से है। सत्तावाद और लोकतंत्र के बीच निरंतर संघर्ष जारी ही रहता है। सत्तावाद की विश्व में युद्धों के कारण बन रहा है और इसलिए सत्तावाद की समाप्ति आवश्यक है। सत्तावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है दुश्मन है और राज्य में निरंकुशतावाद का समर्थक है। नाजी और फासिस्ट जो है सत्तावादी के बुरे प्रभाव के उदाहरण हमारे सामने थी। आपने नाजीवादी और फास्टवादी में बिल्कुल साफ देख चुके होंगे कि जो हिटलर का था और जो मंटेस्की का था, दोनों ऐसा विश्व युद्ध करवाया जिसका जो है सेकेंड विश्व युद्ध गवाह भी है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे विचारधारा नहीं होना चाहिए, निरंकुशता नहीं होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक बात सदैव याद रखे कि वो जो है निजी नहीं है, वो सार्वजनिक है। उसके हर एक व्यक्ति उसके लिए उतना ही महत्व रखता है जितना दूसरा है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुधर्मीय देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी तरह के रहते हैं धर्म, तो सभी को उतनी प्रायोरिटी दो जितना अपने धर्म को दे रहे हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब के लिए जरूरी है। अगर उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आपके भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो उनके भी होना चाहिए, उनकी भी होना चाहिए, उनकी भी होना चाहिए। सभी को इक्वल मानो, इक्वल नजरिए से देखो। आपका देश जो है कहते हैं ना विकासी रहना, विकसित हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों की बात समझ में आ जाएगा कि उनका सरकार उनके हितों में कार्य करते हैं, तो कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा, कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होगी और जो है देश का जो इतना बड़ा नुकसान होता रहता है, इतने नुकसान में जो देश जूझता रहता है, जो आम लोगों से ही बाद में उछली जाती है, ऐसा नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति जो है खुशहाल हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा प्रणाली का पुनर्गठन। कहते हैं कुछ आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और मानव कल्याण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है मृदा प्रणाली की पुनर्गठन पर भी बल दिया गया है। उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाएं हटा दिए जाने चाहिए, जिसके परिणाम से राष्ट्र के बीच आदान प्रदान बढ़ेगी और वे एक दूसरे के निकट आ सकेंगे। तो ये बात तो हमेशा रहा है कि जो है आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। जब विचारों के आदान प्रदान होती है तो शांति का भी जो है आदान प्रदान होगा। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था हमारा ही देश था।
भारत ही था जब अंग्रेजों ने रेलवे चलाया था, रेल चलाई थी, तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही जो है रेल में यात्रा करते थे और सभी जो है भाईचारों की भावनाओं से एक दूसरे के बहुत काफी निकट आ गए। उसके पश्चात है मानव निर्माण के सिद्धांत का समर्थन। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण के कुछ समर्थक द्वारा आत्मनिर्माण के सिद्धांत का समर्थन भी किया जाता है। उनका विचार है कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर जो है पुनर्गठित विश्व स्थिर और शांतिमय संसार होगा। प्रत्येक राष्ट्र में रहने वाले लोगों का अपने राष्ट्र के साथ प्रेम होगा और उनमें जो है संतुष्टि की भावना पाई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी रखती है और मान्य भी है। उसके बाद हमारा है शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान का महत्व। देखिए, जो आदर्शवादी विचारों का मत है कि विश्व के सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समाज में महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए और इस तीनों का जो है राष्ट्र में अधिकतम प्रसार किया जाना चाहिए। इस तीनों गुण का अधिकतम प्रसार एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण में सहयोग करेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ने में भी सहायक होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान की जो बातें बताई गई है, शायद आज के राजनीतिक नेताओं को ये बात समझाने की आवश्यकता है कि जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक वो अच्छा समाज का निर्माण कैसे करेगा। ठीक है, उन्होंने 8वीं तक तो पास करने की जो अच्छी नीति चली है वो तो अच्छा है कि बच्चे चल कम से कम 8वीं पढ़े रहे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया है, ठीक है, तो वो क्या किया है उन्होंने, आप खुद भी इस बात के लिए समझ सकते हो कि जब बच्चों के पढ़ने का उम्र होता है, जब उनको कुछ राजनीतिक सिद्धांतों को समझने का समय होता है, जब वो युद्ध नीति को समझने का समय होता है, तो वो क्या करते हैं, देश रक्षा में चले जाते हैं। उनका पढ़ाई जो होता है अधूरे में रह जाते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे तो मुश्किल से जो 10वीं क्लास कब पास करते हैं, कम से कम 16-17 साल तो हो जाता है उनको 10वीं क्लास पास करने में ही, और इतना क्लास पढ़ने के बाद वो चले जाएंगे देश की रक्षा करने, ये शायद उचित नहीं है। इस पर सरकार को बैठ के मंथन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है और विचार करने की आवश्यकता है। तो ये बात है मानवीय मूल्य के साथ जोड़ने में सहायक भी होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा, तर्कशीलता और विज्ञान ही आगे इंसानों को बढ़ा सकता है। जब तक उनके पास शिक्षा नहीं रहेगी, वो 8वीं 9वीं पढ़े रहेंगे। आजकल आपको भी पता है और आपको भी समझ है कि 8वीं 9वीं के बच्चे को इतना अधिक समझ नहीं होती है। ठीक है, और 8वीं 9वीं का मतलब है, 10वीं का मतलब है कि बच्चे कम से कम 16-17 साल के होंगे। ठीक है, क्योंकि 18 साल जो होते हैं 12वीं करने के जो है, उसके बाद जो है बीए में 18 साल के बाद के बच्चों को लिया जाता है। तो समझ सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 16-17 साल में ही जो है 10वीं क्लियर करते हैं। तो इतने कम उम्र में देश की रक्षा करने जाएंगे, जब उनके पढ़ने का भी समझ नहीं होगी, उनकी रणनीति का भी समझ नहीं होगी, तो ये क्या होगा। तो ये सब समझने की बात है, सरकार को इसमें विचार करने की आवश्यकता है और इसमें मंथन करने की आवश्यकता तो है ही है। ठीक है, तो हम इस बातों को जानने के बाद, समझने के बाद हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत विश्व में शांति की स्थापना की कामना करता है। इसका हमेशा विचारधारा यही रहता है कि देश में शांति रहे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नैतिक नियमों का पालन, सक्रिय राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठने और विश्व समूह की स्थापना और युद्धों पर कानूनी नियंत्रण, शस्त्रों की समाप्ति और सर्वसत्तावाद की समाप्ति और कठोर राष्ट्रवाद के ऊपर उठकर विश्व बंधुता की स्थापना की जाने की वकालत भी करता है। उसके बाद है आदर्शवादी दृष्टिकोण के आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, आदर्शवादी इतने अच्छे हैं, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट अपने विचारधारा रखते हैं। देखिए, विचारधारा रखना किसी के लिए गलत नहीं, क्योंकि विचारधारा रखना हमारा परम धर्म है। अगर हम दूसरे के विचार, गलत विचार हो चाहे अच्छा विचार हो, जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक एक नया कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे। कभी कभी जो होता है गलत इंसान भी बहुत कुछ अच्छा भी किया जाता है। तो सभी की विचारधारा अपना होता है और सबकी विचारधारा को रखना जो है देश का कानून भी देता है। तो ये बात जो है पहला यही बात आती है कि आदर्श दृष्टिकोण की जो आलोचनात्मक मूल्यांकन, बेशकली आदर्शवादी में बहुत गुण है, लेकिन बहुत से जो राइटरों ने इसको आलोचना भी किया है। तो देखते हैं कि आलोचना क्या है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि काल्पनिक दृष्टिकोण। देखिए, कल्पना करना ये तो है कि कल्पना दृष्टिकोण है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कहते हैं आदर्श दृष्टिकोण के आलोचकों का विचार है कि यह काल्पनिक दृष्टिकोण है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से देना मुश्किल ही नहीं अतुल असंभव है। बात सही है, क्योंकि देखिए आजकल अच्छाई कहाँ है, आज तो सब जो है गलत रास्तों पे ही जा रहे हैं, गलत चीज़ों को ही अपना रहे हैं। जब कभी मुसीबत पड़ता है तो क्या कहते हैं, हम तो अच्छे हैं, हम तो सत्यवादी हैं, लेकिन बाद में जो है बुराई ही कर रहे होते हैं। तो ये बात तो इसमें बिल्कुल साफ शब्दों में और सही भी कहा है, क्योंकि ये दृष्टि के अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से देना शायद संभव नहीं है। उनका विचार है कि
अंतर्राष्ट्रीय समस्या वास्तविक समस्या है जिसके समाधान काल्पनिक सिद्धांतों से संभव नहीं है, क्योंकि कल्पना ही एक तरह से देखा जाए ऐसा तो कभी राजनीति में होता ही नहीं है। इस समस्या को समाधान के लिए व्यवहारिक समाधान की जरूरत है, जो कि आदर्शवादियों के पास नहीं है। वह अनिश्चित भविष्य की बातें करते हैं और वर्तमान की अपेक्षा करते हैं। जो भविष्य की बातें तो करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भविष्य को भी लेकर चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझदार व्यक्ति की समझदारी है। चलिए, जो भी आलोचना कर रहे हैं उनके अच्छी विचार हैं। दूसरा आलोचना यही है कि सुझाव को व्यवहारिक रूप देना कठिन होता है। तो ये बात तो बहुत सही भी है, क्योंकि आदर्शवाद दृष्टिकोण के समर्थकों द्वारा दिए गए अनेक सुझाव काल्पनिक और उनको जो व्यवहारिक रूप देना कठिन नहीं अतुल असंभव भी है। आदर्शवाद पुण्य निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं, जबकि आज तक किए गए अनेक यत्नों के बावजूद भी विश्व भाईचारे को इस उद्देश्य की प्राप्ति में कोई सफलता नहीं मिली है। तो ये तो बात सही है कि निशस्त्रीकरण की बातें तो 1920 में की गई थी, लेकिन कहते हैं ना, आज तक इस पे कोई, कहते हैं ना, एक पत्ता तक भी नहीं हिला। पत्ता तक क्या हिला, कान में जू तक भी नहीं हिलेगा किसी भी देश में। सिर्फ हम क्या करते हैं, निशस्त्रीकरण की बातें करते हैं और क्या करते हैं, पीछे क्या करते हैं, परमाणु बम लेके जेब में घूमते हैं। तो ये तो बात सही है कि सिर्फ कल्पना मात्र ही है ऐसे आदर्शवादी व्यक्तियों का विचार रखना। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना या मनाना राष्ट्र के हितों पर निर्भर करता है। तो ये बात भी सही है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को कठोरता से पालन किए जाने के पक्ष में है, परंतु वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना या न मानना राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर करता है। और प्रायः देखने में भी आता है कि प्रभुता संपन्न राज्य केवल उन्हीं कानूनों को पालन करते हैं जो उनके हितों में होते हैं। जो कानून उनके हित में नहीं होते हैं उनको वो परवाह नहीं करते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रभावहीनता। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात आता है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व की समस्याओं का समाधान करने और विश्व शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयोगिता पर जरूरत से अधिक विश्वास भी करते हैं। आज सभी देशों के जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नजर रहती है, जबकि उनको अपने देश के संसाधनों पर नजर होना चाहिए, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, विश्व संघ की स्थापना के केवल एक सपना है। देखिए, कुछ भी हो, कहते हैं ना कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व की सभी समस्याओं का समाधान विश्व संघ की स्थापना में देखते हैं, परंतु उनका यह विचार केवल एक सपना मात्र ही है, क्योंकि विश्व संघ की स्थापना संभव नहीं है। आज कोई भी राष्ट्र अपनी प्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है, और जब तक राष्ट्र अपनी प्रभुता का त्याग नहीं करते हैं विश्व संघ की स्थापना संभव नहीं है। उसके बाद हमारा 6वां पॉइंट जो है, व्यक्तियों के स्वभाव पर अधिक विश्वास। देखिए, ओवर फेथ ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। कहते हैं आदर्शवादी यह मान कर चलते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ही मौलिक रूप से अच्छा है। ये बात तो सच भी है। वह यह परोपकार की भावना से प्रेरित होकर काम करता है, परंतु हॉब्स और मैक्सवाली आदि विद्वान आदर्शवादी के इस विचार का खंडन भी करते हैं। ये विद्वान मानते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से लालची है और वह प्रत्येक कार्य निजी हितों के प्रेरित होकर करता है, और परोपकार की वह वहां करता है जहां उसे उसके निजी स्वार्थ की पूर्ति होती है। तो ये बात तो सही कहा गया है राजनीतिक तौर पे कि व्यक्ति जो है स्वार्थी है, लालची है, और वो सिर्फ अपने ही हितों की पूर्ति करता है। जिसमें अपना हित नहीं होता है वो कुछ भी नहीं करता है। ये बात तो आप भी जानते हो। जैसे इलेक्शन आते हैं, मंत्री लोग सब क्या करते हैं, रोड बनवाने लग जाते हैं, लोगों की भलाई करने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले 5 साल तक सोए रहते हैं। जैसे इलेक्शन जीतते हैं, एक बार नमस्ते करने आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, घर में आराम से बैठ के अपनी जो है पैसे गिन रहे होते हैं। तो ये बात क्लियर है और साफ है कि वो क्या करते हैं, लालची और सिर्फ अपने स्वार्थ की हित को ही पूरा करते हैं। जनता को कहाँ देखती है? अगर जनता को देखती तो आपको आए दिन रोड पे चलते हुए गड्ढों में गिरने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आए दिन जो है आपके लाइट नहीं कट रहे होते, आए दिन आपको हर तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगला पॉइंट हमारा है, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इकट्ठा नहीं चल सकती हैं। ये साफ और क्लियर कहा गया है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व में से युद्ध, अराजकता, निरंकुशता आदि को समाप्ति के लिए नैतिकता का एक साधन के रूप में प्रयोग किए जाने के पक्ष में है, जबकि नैतिकता की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ नहीं चल सकता है। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो दूसरे राष्ट्र के हितों को बलिदान भी कर सकता है, जबकि नैतिक दूसरे के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। इस कारण आलोचकों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांत के लिए कोई जो है स्थान सही नहीं है। उसके बाद हमारा है
शक्ति तत्व की अवहेलना। आलोचकों का मत है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से शक्ति तत्व को पूरी तरह से निकाल दिए जाने के पक्ष में है, परंतु वे भूल जाते हैं कि जो है राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए एक संघर्ष मात्र है। ठीक है, और आज प्रत्येक राष्ट्र इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए यत्नशील है। आज प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपने जो है प्रभाव का प्रसार किए जाने की पक्ष में है, और हम इस तथ्य की अपेक्षा नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह जो है ऐसा ही देखने को मिलता है। उसके बाद अनिश्चित भविष्य के लिए अधिक चिंतित। कहते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं भविष्य के लिए अधिक चिंतित है, जो कि अनिश्चित है। कल क्या होना है कोई नहीं जानता है, जबकि वर्तमान हमारे साथ है, क्योंकि जो वर्तमान में घट रहा है वो हमारे साथ है, और जो वर्तमान को संभालने की है। यदि वर्तमान संभल जाए तो भविष्य भी स्वयं उज्जवल हो जाएगा। इसलिए जरूरत वर्तमान की चिंता करने की है। प्लेटो द्वारा जो है आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, जिसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया, ठीक है, और नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह जो है महात्मा गांधी का राम राज्य का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बेशक ये लोग कितना भी कहें कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं, हम महात्मा गांधी की बातों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी ये विचार है कि जो है राम राज्य की सपना शायद जो है महात्मा गांधी का अधूरा सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो है मंत्री कभी अपना लालच की जो है पोटली भरते ही नहीं उनकी। आए दिन जो होता है राजनीति में हलचल मचती रहती है। तो आदर्शवादी जो है राम राज्य की राज्य कहाँ सब कल्पना की जा सकती है, कहाँ से हो सकता है? आए दिन तो वो लोग क्या करते हैं, धर्मों के रिगार्डिंग सांप्रदायिक दंगा कराते हैं, नए रूल रेगुलेशन ला के आपस में नौजवानों को लड़वाते हैं, देश की संपत्ति को फुकवाते हैं। तो कहाँ से राम राज आ जाएगा? शायद महात्मा गांधी ने ये कल्पना सपना जो देखा था शायद वो कभी सफल भी ना हो पाए, क्योंकि जब तक जो है राजनीतिक व्यक्ति अपनी लालच को त्याग नहीं करेंगे, जब तक देश हित के लिए नहीं कार्य करेंगे, यानी सब जो है अपने निजी हितों को छोड़ के सार्वजनिक हित पे नहीं आएंगे, तब तक जो है राम राज की कल्पना करना शायद संभव ही नहीं, असंभव है। और शायद महात्मा गांधी की जो सपना है वो सदैव अधूरा रहेगा। आप जितना मर्जी स्वच्छ भारत कर लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, आप जब निकलिएगा, कहते हैं स्वच्छ भारत की जो अभियान भी चलाई गई थी तो कहते हैं कुछ दिन ही चलाई गई, आज भी जाकर देखिए लोग कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक रहे होते हैं। तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लोगों में सही डर नहीं है। ठीक है, जहाँ भी देखोगे आप कुछ ना कुछ जो है कूड़े करकट के सामान आपको दिख ही जाएंगे। तो स्वच्छ भारत कहाँ है? सिर्फ आते हैं लोग, झाड़ू ले लेते हैं और रोड पे खड़ा होके 2 झाड़ू लगा देते हैं और फोटो खिंचवा लेते हैं और अखबार में नाम डलवा लेते हैं कि भाई हमने तो स्वच्छ भारत का अभियान किया है। लेकिन कहाँ दिख रहा है? जब वास्तविक में आप आओगे तब ना पता आपको लगेगा। जब कहते हैं ना आम लोगों से मिलोगे तब समझ में आएगा कि राम राज है ही नहीं कहीं भी। आप जब आते हो तो आपके लिए जो है रोडों को सजा दिया जाता है दुल्हनों की तरह, ठीक है, चारों तरफ साफ सुथरा कर दी जाती है, पेंट की कर दी जाती है। लेकिन आपने कभी चुपके से आके देखा है कि उस क्षेत्र की हालत क्या है, कैसे वहाँ के लोग जी रहे हैं, कैसे लोग कर रहे हैं? आपके लिए तो पूरा रोड को साफ कर दिया जाता है, लेकिन हम आम जनताओं के लिए वो रोड को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये नक्शा में है ही नहीं। तो ऐसा क्यों? दुतरफा जो खेल होती है, ऐसा क्यों? दुतरफा खेल करके क्या करना चाहते हैं राजनीतिक नेता सब, ये मुझे आज तक समझ में शायद नहीं आया है और नहीं आएगा भी, क्योंकि ये जो है देश हित के कार्य में नहीं है, वो सिर्फ उनकी अपने हित और अपनी सुख सुविधाओं के हित में है। चलिए दोस्तों, ये तो था मेरे मन की बात जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब जो है हम 10वां पॉइंट देखते हैं, वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिक महत्व। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विश्व में भूखमरी, पोषण और असमानता के आदि को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर अधिक विश्वास करते हैं, परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रयोग अपने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए करते हैं। अब देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यक्तित्व अपने हित के लिए कर रहे हैं तो आम जो नेशन है उसको क्या करेगी, आम जनता है वो क्या करेगी? क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी ही जिम्मेवारी होती है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आपके लिए हर व्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हर धर्म के लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब कहते हैं कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हितों के विकास के लिए अपने हित के लिए कर रहे हैं तो आम लोगों को कौन देखेगा? तो आप इस सारी बातों से एक बात तो आपको क्लियर और साफ समझ में आ गया होगा कि आदर्शवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है और आप इसको क्या समझ सकते हो। कहते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण में अनेक कमियां पाई गई हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी
हम इन दृष्टिकोण के महत्व को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आदर्शों का अपना महत्व होता है और आदर्शों के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उसी तरह ही होगी जैसे आत्मा के बिना शरीर। देखिए, आदर्श होना बहुत जरूरी है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि हर एक नेता गलत है, लेकिन हर एक नेता अच्छा होता है, उसको दूसरा नेता चलने नहीं देता है, दूसरा नेता करने नहीं कुछ देते हैं, वो बीच बीच में जो है रुकावट डालते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए कल्याण की भावना अपनाया। ठीक है, अगर मैं जानता हूँ ये बात कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी, चारों तरफ जो था युद्ध के तांडव चल रहे थे, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है अच्छी नीति, वल्लभ भाई पटेल की जो अच्छी नीति थी, जिसकी वजह से उन्होंने देश को एकत्र करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन कहते हैं ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा योगदान दिया, लेकिन आज जो है क्षेत्रीय जो मुख्यमंत्री सब होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई एक राज्य को 2 राज्य में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो उस राज्य में 2 जगह राज करना चाहते हैं। आपका इसका बहुत से एग्जाम्पल हो सकता है कि बिहार को जो है 2 खंडों में बांट दिया गया, हैदराबाद को 2 खंडों में बांट दिया गया, पंजाब को 2 खंडों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर को भी 2 खंडों में बांट दिया गया। तो उन नेताओं ने इतना अच्छा किया था कि एक करने की कोशिश किया था, लेकिन ये तो खंडों में बांट रहे हैं। खंडों में जब बांटोगे तो उनकी आवश्यकताओं भी तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये बात शायद वो लोग नहीं जानते हैं कि एकता में बल है। अब एकता में बल देखिए, अगर एक राज्य रहता तो जो नदियां एक नदी से बह रही है उस पर सबका अधिकार होता, सब लोग जो है स्वच्छ पानी पीते हैं। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं है? आज जो है अगर मान लीजिए हरियाणा से जो है अगर कोई नदियां निकल रही है, दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो नदियों को लोग रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे दिल्ली को पानी। तो ये क्या है? हम एक राष्ट्र के एक देश के व्यक्ति होते हुए भी हमारे लिए इतना जो है घृण भावना है कि हम स्वच्छ पानी पिए और बाकी जो जनता है वो गंदे पानी पिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने देशों को, राज्यों को बांट दिया। अब हर राज्य जो है अपनी संसाधन को अपने पास ही सीमित रखना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी ऐसा करने से कभी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, कभी भी जो है किसी भी जो देश का विकास नहीं होगा। सिर्फ ये जो है अपना जीवन सिर्फ जी सकते हैं, लेकिन विकास की जो आप सपने देख रहे हो शायद उस सपने को पूरा नहीं हो सकता। आगे इसमें यही बात दिया गया है कि आदर्श का अपना महत्व होता है और आदर्शों के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसी तरह की होगी जैसे आत्मा के बिना शरीर होगा। आदर्श नीतियों के निर्माण और उनके परख करने विद्वान और जो आध्यात्मिकता को मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि आज लगभग सभी सामाजिक जो है विज्ञान का अपना अपना आदर्शमयी पक्ष है। आदर्श अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता करते हैं और इसके अतिरिक्त आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे में भी जो है भूख, गरीबी, असमानता और शोषण आदि को समाप्त करके न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित किए जाने के पक्ष में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को भी जो है दृष्टिगत नहीं किया जा सकता और यदि ये सफल नहीं है तो इसमें दोष अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नहीं अतुल्य इन्हें चलाने वाले संस्थाओं की है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा
ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।